राजीव गांधी पंचायत राज के सारे साथियों को नमस्ते। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छे गीत से हुई है। एक मैं बताना चाहूंगी कि जब 1993 में बीजिंग में दुनिया भर की महिला संगठन की औरतें वहां पे जमी थी, इकट्ठा हुई थी, तो भारत की तरफ से, देश की तरफ से एक वहां पे गीत रखना था। तो उस समय ये 21वीं सदी आनी थी उस समय, इसलिए गीत की जो उसमें पंक्ति है कि 21, तो भारत की तरफ से, भारत की सारी महिला संगठनों की तरफ से ये गीत वहां पे पेश किया गया था। पिछले बार हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया देखी थी। आज हम उससे आगे जाके उसमें महिला, आज हम जहां तक पहुंचे हैं उसकी जड़ें कहाँ से आई हैं, ये समझने के लिए हम लोग आज उसका अगला जो ये है वो देखने वाले हैं कि संविधान निर्मित में और उसके पहले स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या रही है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में जब भी ऐसा कोई समय आता है तो महिलाएं सब बाहर आती हैं, अपना कर्तव्य निभाती हैं, लेकिन बाद में जब इतिहास लिखा जाता है तो कई बार उनको जितना लोगों तक वो बात पहुंचानी चाहिए उतनी कई बार वो नहीं जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इतिहास सीखते हैं इसलिए कि वर्तमान की जो गुत्थियां हैं, वर्तमान का जो कुछ हमारे सामने आज रखा जाता है वो समझने के लिए, सुलझाने के लिए हम लोग इतिहास सीखते हैं। तो मैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ अपनी बात आप लोगों के साथ रहूंगी। मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा समय दीजिए मेरा स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए। स्क्रीन दिख रहा है? यस यस। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान सभा में महिलाओं का योगदान। जब भी हम आजादी के आंदोलन की बात करते हैं तो एक जो इसमें एक दृश्य दिख रहा है हमको, आमतौर पे हमारे सामने ये दृश्य आता है कि बड़ी संख्या में नागरिक, और इसमें बीच में जो दिख रही हैं वो सारी महिलाएं हैं, रास्ते पे उतर के एक अहिंसा का तत्व लेके बड़े संख्या में लोग रास्ते पे उतर के ब्रिटिशों के खिलाफ अलग अलग आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया था। आजादी की लड़ाई के बारे में हम जब बात करते हैं, हमने पिछली बार भी वो बात की थी, एक हमारा ताना बाना कैसा है ये समझने की बहुत जरूरत है। कई देश आजाद हुए हैं, हमारे साथ में हुए हैं, हमारे बाद में हुए हैं, हमारे पड़ोस का जो नेपाल है वो कुछ सालों पहले आजाद हुआ है, लेकिन हर देश का अपना ताना बाना कुछ अलग होता है। हमारे संग्राम की खासियत ये रही थी कि उसमें सिर्फ ब्रिटिशों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, इतना संकुचित उसका आयाम नहीं था। उनकी वहां उस समय का जो नेतृत्व था उनकी दृष्टि विशाल और समावेशक रही थी। मुझे यहाँ पे स्लाइड दिखने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है आशुतोष, एक मिनट। हाँ, मिल गया? हाँ, हो गया। एक ही समय पे ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशों के खिलाफ एक समय में लड़ाई हुई है, बाकी सवालों पे बाद में बात उठाए जा रहे। एक ही समय हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा था, अलग अलग मसले उठाए जा रहे थे। किसी को लग रहा था हमारा समाज पिछड़ा हुआ है इसलिए पहले हमने हमारी गलत चीजों से झगड़ना चाहिए। किसी को लग रहा था कि धर्म की कर्मठता में हम बंध गए हैं, उसमें हमको कुछ नवसृजन करना चाहिए। इसलिए इन तीनों को यदि मिला के देखा जाए तो तीन मोटे आयाम इनको हम देख सकते हैं मोटे तौर पे, कि जिसके साथ हमारा आजादी का ताना बाना बना है उस आंदोलन का। पहला था वो अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई थी कि जो सीधे ब्रिटिश गुलामगिरी के खिलाफ थी।
कि जिसमें 1857 में भी एक उठा हुआ, उसके बाद जब दादा भाई नौरोजी वाली जो पीढ़ी थी, जो उस समय के पढ़े लिखे लोग थे, उस समय का जो संभ्रांत समाज के जो लोग थे, उन लोगों ने उसके खिलाफ बात रखना शुरू कर दी थी। दूसरा था जो सामाजिक विषमता के खिलाफ आंदोलन चला था, कि जिसका एक तरह से हम महाराष्ट्र में कह सकते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले होंगे, या ईश्वरचंद विद्यासागर होंगे, या राजा राम मोहन रॉय होंगे, विवेकानंद जी होंगे। ऐसे अलग अलग लोगों ने, दक्षिण में पेरियार जी उस समय होंगे, कि जाति भेदभाव, महिला शूद्रों के प्रति जो अमानवीय सोच थी, यहाँ पे शूद्र शब्द मैंने किस हिसाब से इस्तेमाल किया है, हिंदू जाति प्रथा को यदि हम देखेंगे तो उसमें ऊपर के 3 वर्ण छोड़ के बाकी सब लोगों को शूद्र कहा जाता था। जिनको आज हम ओबीसी कहते हैं उनको भी शूद्र कहा जाता था, जिनको आज हम दलित कहते हैं उनको भी शूद्र कहा जाता था, और महिलाएं, वो चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सारी महिलाओं को शूद्र ही कहा जाता था। तो इसीलिए मैंने वो इतिहास के हिसाब से उस शब्द का इस्तेमाल किया है। उस समय की जो अमानवीय सोच और व्यवहार था, जो रूढ़िग्रस्त मानसिकता थी, उसके खिलाफ झगड़ा चल रहा था। और तीसरा था जो सामंती व्यवस्था थी। हमारे यहाँ राजा था, राजा के सरदार हुआ करते थे, वो हर कोई अपने से जो नीचे वाला था उसका शोषण करता था। आर्थिक शोषण तो होता ही था, लेकिन पूरी समाज व्यवस्था एक तरह से सदियों से कुंठित हो चली थी। तो हमारी आजादी का जो ताना बाना बुना गया है, वो इन तीनों के खिलाफ एक साथ में और काफी सालों तक, जिसको हम करीबन 100 से 125 सालों तक का एक आंदोलन मानते हैं, उसमें मंथन हुआ। इन तीनों आंदोलनों से जागृति आई समाज में, और इसका एक दूसरे के ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव रहा। इस आंदोलन से, इस आलोड़न से जो मूल्य उभर के आए, जब हम संविधान निर्मित की बात करते हैं तो ये सारे मूल्य इस संघर्ष में से, इन आंदोलनों में से उभर के आए। हम जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं और महिलाओं के सहभाग की बात करते हैं, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि इसमें हजारों महिलाएं ऐसी हैं कि जिनका नाम भी हमको पता नहीं है, जो अनामिक है। लेकिन आप कोई भी तस्वीर यदि आजादी के आंदोलन से जुड़ी हुई देखेंगे तो आपको हर जगह वहां पे महिलाएं, जैसे ये 2 तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसमें भी महिलाएं वहां पे पूरी ताकत से उतरी हुई हैं। आजादी के आंदोलन और महिलाओं का सहभाग, इस बारे में बोलते समय सबसे पहले हमको यदि याद करना होगा, स्मरण करना होगा, तो वो महात्मा गांधी जी को स्मरण करना पड़ेगा। गांधी जी ने महिलाओं को क्या दिया? तो गांधी जी ने महिलाओं को निडरता दी, कि निडरता पूर्वक आंदोलन में आने की उन्होंने प्रेरणा दी। सबसे बड़ी चीज दी उन्होंने कि किसी से भी डर, अपने परिवार से, क्योंकि डर उस समय सिर्फ ब्रिटिशों से नहीं था, डर उस समय समाज से था, परिवार से था, रूढ़ियों से था, अपने आप की सोच से था। उन सबसे उबर के निडरता पूर्वक आंदोलन में आने की प्रेरणा वहां पे गांधी जी ने दी। और उनकी एक बहुत बड़ी बात थी कि हर काम को उन्होंने सत्याग्रह माना। एक ऐसा बुजुर्गों की तरफ से हमने सुना है कि जब दांडी यात्रा हुई तो गांधी जी ने कहा कि कौन क्या कर सकता है, तो कोई हमारे साथ यात्रा में आ सकता है, कोई हमारे लिए जरूरतें वहां पे जो लगेगी वो पूरी कर सकता है, कोई इसमें प्रचार कर सकता है, कोई जो लोग यात्रा में गए हैं उनके परिवारों का ध्यान रख सकता है। और आखिरी में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, वो मन ही मन ये प्रार्थना करे कि नमक सत्याग्रह जो है, जो दांडी यात्रा है, वो सफल हो, तो उनको भी मैं सत्याग्रही मानता हूँ। मुझे लगता है कि महिला आंदोलन में आने के लिए किस काम को छोटा बड़ा ना माना जाना, ये एक बहुत बड़ी सोच उस समय गांधी जी ने दी थी। महिलाएं कहाँ थी? तो हर जगह थी। असहकार आंदोलन में थी, विदेशी वस्त्रों की होली हो रही थी उसमें थी, पिकेटिंग होता था,
कई जगह पे जहाँ पे शराब बेची जाती थी, शराब पी जाती थी, वहां पे महिलाएं जाके शांतता से किसी भी तरह की हिंसा किए बिना पिकेटिंग करती थी। अंग्रेजों का जहाँ आदेश होता था झंडा नहीं फहराना है, वहां तिरंगा झंडा फहराने जाती थी। नमक सत्याग्रह होगा, चले जाओ का आंदोलन होगा, सभाओं में जाना होगा, जेल में सजा काटनी होगी। कई महिलाएं गोली झेल के शहीद हो गई हैं। सत्ता जो सत्याग्रह पे जाते थे उनको हर तरह से सहायता करना, जो क्रांतिकारक थे उनके संदेश एक दूसरे को पहुंचाने पड़ते थे, वो काम करना। और ये सारे बहुत जोखिम वाले काम होते थे। आजाद हिंद सेना में फौजी के तौर पे जाना, गांधी जी की एक महिला का नाम सिर्फ मुझे एक महिला का पता है, बाकी लोगों के नाम नहीं पता है, लेकिन बताया जाता है कि गांधी जी जब कहते थे कि भाई हमको आंदोलन के लिए निधि चाहिए, तो वहां पे महिलाएं अपने शरीर के सारे जेवरात उतार के देती थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां आज भी कोई निर्णय लेना होगा तो घर के मर्दों से कई बार पूछने के बाद ही आर्थिक निर्णय लिया जाता है, ये निडरता उस समय उसमें थी। साथ ही साथ कई जो अगुवाई करने वाली महिलाएं थी, उन्होंने महिलाओं का संगठन बनाया, उन्होंने जो रूढ़िग्रस्त मानसिकता थी उसके खिलाफ आवाज उठाई। प्रांतीय सरकारों में उन्होंने चुनाव लड़े, चुन के आने के बाद जो जिम्मेदारियां दी वो निभाई। यानी आंदोलन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था कि जहां पे महिलाएं सक्रिय नहीं थी। जैसे शुरू में हमने गीत में देखा और हमारी जो साथी हैं डॉक्टर नवजोत कौर, उन्होंने जो बात रखी कि आजादी के आंदोलन में राजनीतिक आंदोलन के बारे में बोलने के पहले हमको हमारे देश में जो समाज सुधार का आंदोलन हुआ उसकी एक बहुत अहम भूमिका रही है। महिलाओं को एक बराबरी का दर्जा देना चाहिए, ये सोच लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और हर प्रांत में, मैं यहाँ पे बार बार ये कहना चाहूंगी कि मैं जो नाम बता रही हूँ, मैं जो जिनके संदर्भ दे रही हूँ, वो कुछ ही लोग हैं। इसके अलावा हर प्रांत में, हर जिले में आपके पास आसपास ऐसे कई लोग होंगे कि शायद जिनके नाम तक हमको पता नहीं होंगे। तो धर्म सुधार के सवालों को लेके संघर्ष चल रहे थे। हम सभी जानते हैं कि सती की उस समय की प्रथा होगी, या बाल विवाह था, या विधवा विवाह को बंदी थी, इन सब के बारे में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, या धर्म का मतलब क्या है, सही धर्म का मतलब क्या है, ये बताने वाले स्वामी विवेकानंद जी होंगे। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले, उनकी जो साथी थी फातिमा शेख, और सावित्रीबाई फुले की जो विद्यार्थिनी रही थी, जो मातंग समाज से थी, मुक्ता साळवे। उसी तरह से गोपाल आगरकर जो एक बहुत बड़े चिंतक रहे हैं महाराष्ट्र में सामाजिक सुधारणा में। महर्षि धोंडो केशव कर्वे की, जिन्होंने उस समय महिलाओं के लिए एक अलग जगह बनाई थी कि जहाँ पे महिलाएं जाके रह सकती थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, जिन्होंने पूरे दलित पीड़ित समाज के लिए एक आवाज दी, उसमें कि महिलाओं को एक आह्वान किया। शाहू महाराज होंगे, जिन्होंने आरक्षण की बात सबसे पहले महाराष्ट्र में रखी। या दक्षिण के पेरियार रामस्वामी होंगे कि जिन्होंने वहां पे हिंदू धर्म के जो पूरा बांध के रखा था उसके खिलाफ एक विद्रोह किया। ये सारे चीजें आम रोज की जिंदगी में महिलाओं को जो त्रस्त करने वाली चीजें थी, इनके खिलाफ समाज में कुछ नए बीज बोए गए, कुछ प्रथाएं बंद की गई, लड़कियों को पढ़ाई का अवसर मिला, और महिलाओं के लिए समाज में एक जगह बनने की शुरुआत हुई, एक अवकाश बनाया जाने लगा। इसी अवकाश में हमारे बुल्ढाना की ताराबाई शिंदे होंगी, जिन्होंने उस समय 1860 के आसपास उन्होंने स्त्री पुरुष समानता नाम का एक निबंध लिखा था, और बहुत व्यंग भरा वो निबंध है, छोटा है लेकिन वो पढ़ने लायक निबंध है। पंडिता रमाबाई थी, जिन्होंने एक अलग तरह से काम किया महिलाओं के बीच में।
डॉक्टर बाबा साहब के आंदोलन में रही हुई शांताबाई दाणी होंगी, कि इन सब महिलाओं के लिए एक धीरे जो दालन खुलने लग गए थे उसमें से अलग अलग ये लीडरशिप सामने आती हुई हमको दिखती है। यही वो समय था कि जब लड़कियों ने कुछ अलग क्षेत्र में, जैसे डॉक्टर बनना, ये तो उस समय लड़कियों के लिए इंग्लैंड में भी सबके लिए, अमेरिका में भी लड़कियों को हर जगह प्रवेश नहीं मिलता था। उस समय डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, डॉक्टर रखमाबाई राउत, लखनऊ की डॉक्टर रशीद जहां, इन महिलाओं ने एक अलग कुछ करके दिखाया। डॉक्टर रखमाबाई राउत ये सिर्फ डॉक्टर थी इतना ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में एक बहुत बड़ा झगड़ा किया। उस समय किसी भी तरह से कानूनन हिंदू स्त्री को घटस्फोट लेने का अधिकार नहीं था। और कोर्ट ने कहा था एक तो अपने पति के पास जाओ या तो फिर तुम जेल में जाओ, दूसरा कोई उसमें से रास्ता नहीं है। उस सब के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा झगड़ा दिया। उनके साथ उस समय के प्रगतिशील लोग खड़े रहे और एक और नई राह उसमें से खुली। मुझे ऐसा लगता है कि इस सब में से आधुनिक भारत हम जिसको कहते हैं, उसकी जो नींव तैयार हुई, उसकी ये एक एक ईंट रची जा रही थी। जैसे मकान या कोई भवन एकदम खड़ा नहीं होता है, वैसे उस बुनियाद की ये नींव बहुत महत्वपूर्ण रही है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में हजारों की तादाद में जो महिलाएं शरीक हुई, वो उसमें की कुछ महिलाएं जरूर ऐसी थी जो अमीर परिवारों से थी, जो राज परिवारों से थी, जो काफी पढ़ने लिखने का जिनको अवसर मिल रहा था। लेकिन इसमें से बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी वो आम परिवारों से थी, देहातों से थी। और इसके साथ ये भी मैं बताना चाहूंगी कि वो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से भी थी। यहाँ पे जिन महिलाओं के बारे में हम बात करेंगे वो सिर्फ एक ही विचारधारा की नहीं है। इनमें से जो अनामिक थी, उनका भले ही हमको कुछ नाम नहीं पता है, लेकिन ये निश्चित है कि सिर्फ वो नहीं होती तो ये आंदोलन निश्चित रूप से अधूरा रह जाता। इतिहास के पन्नों में कुछ महिलाओं के नाम निश्चित रूप से दर्ज किए गए हैं। इनमें से भी सबके नाम इतने कम समय में यहाँ पे रखना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए कुछ लोगों के नाम मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रख रही हूँ। इनमें से कई नाम ऐसे हैं कि जिनको हम हमेशा हमने सुना है उनके बारे में, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत उसके बारे में नहीं बोलने वाली हूँ। सरोजिनी नायडू की जो 1905 से स्वतंत्रता आंदोलन में आ गई, जिन्होंने उस समय गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, लोकमान्य तिलक होंगे, जीना होंगे, उस समय जीना राष्ट्रीय कांग्रेस में काम कर रहे थे, इन सबके साथ उन्होंने काम किया है। भीकाजी रुस्तम कामा होंगी, जिनको मादम कामा के नाम से पहचाना जाता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय का तो उनका यदि जीवनी देखेंगे तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उनकी जीवनी में से हमको चीजें दिखती हैं। कस्तूरबा गांधी कि जिनकी एक बहुत बड़ी खासियत रही थी कि जो गांधी जी के साथ उनकी सोच बढ़ते भी गई, बनते भी गई और वो झगड़ा भी करते गई। कस्तूरबा जी का यदि हम कभी चरित्र पढ़ेंगे तो उन्होंने गांधी जी को हर सवाल पे रोका और टोका भी है, और उसके बाद उनमें से गांधी जी भी बदले हैं और कस्तूरबा भी बदली है। तो अपने आप में एक अलग वो महिला रही। विजया लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, नेहरू परिवार की सारी महिलाएं उस समय स्वरूप रानी नेहरू होंगी या ये आंदोलन से जुड़ी हुई थी। मुथुलक्ष्मी रेड्डी, सुशीला नैयर, अमृत कौर, जिनके बारे में हमने आगे हम देखने वाले हैं, सुचेता कृपलानी, ये सारी संविधान सभा की सदस्य रही हैं। तारा रानी श्रीवास्तव, इनके बारे में एक जरूर बात कहनी है, ये और इनके पति दोनों किसी मोर्चा में, जिसको हम कहेंगे या निदर्शन थे, उसमें गए थे। हाथ में तिरंगा झंडा था, पुलिस ने गोली चलाई, उनके पति को गोली लगी, बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने पति को जो गोली लगी थी वहां पे उनको बैंडेज बांधा, उनको वहां पे लिटाया और झंडा लेके वो आगे तक गई और वहां पे जो कुछ असहकार या जो कुछ आंदोलन करना था वो पूरा किया।
वापस वो लौट के आने तक उनके पति शहीद हो चुके थे। इतनी धीर, इतनी धैर्य वाली ये महिलाएं थी। वायलेट अलवा जो कर्नाटक से जिन्होंने काम किया था, अमल प्रभा दास जो आसाम से थी, जिन्होंने आगे कई वहां पे एक विनोबा जी के साथ एक आश्रम बनाया। पार्वती गिरी हो, दोड्डामणि महादेवी हेगड़े जिनको हम महादेवी ताई के रूप से जानते हैं, कि जिन्होंने पूरी जिंदगी भूदान आंदोलन में दी। कृष्णमाल जगन्नाथन जो तमिलनाडु से थी। शीला कौर, मीरा बेन, श्याम कुमारी खान, सुचेता कृपलानी, मणिबेन पटेल, तारकेश्वरी सिन्हा जो बिहार से थी। खुर्शीद और मीठीबेन पेटिट जो दादा भाई नौरोजी के परिवार से थी। हंसा जीवराज मेहता जो गुजरात से थी। अन्नामणि, सरस्वती गोरा, ईला भट्ट जिनको आज भी गुजरात के लोग निश्चित रूप में जानते हैं कि जो असंगठित महिलाओं के साथ काम करती हैं। अम्मू स्वामीनाथन और दाक्षायणी वेलायुधन बेगम, एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, ये सब, ये चारों महिलाएं संविधान सभा में रही हैं। कमला चौधरी, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, एनी मस्करन, ये सारी इनमें से ये चारों महिलाएं ये भी संविधान सभा का हिस्सा थी। अब्दी बानो बेगम, अरुणा असफ अली को तो हम सब नाम से जानते ही हैं कि 1942 के आंदोलन में जब सब नेताओं को पकड़ लिया गया था, जब जिन्होंने भूमिगत आंदोलन किया, उनमें से अरुणा असफ अली एक मुख्य थी। इन तीनों के बारे में अब मैं यहाँ पे जो बताने वाली हूँ, तो ये सारी मुख्य रूप से कांग्रेस की धारा से जुड़ी हुई महिलाओं के बारे में मैंने यहाँ पे उनका बताया कहने की बजाय मैंने सिर्फ उनका यहाँ पे नाम ही लिया है। मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ, ये दोनों स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुई थी। मातंगिनी हाजरा, इनको गांधी बूढ़ी के नाम से कलकत्ता और बंगाल में जाना जाता था, कि जो अपने उम्र के 73वें वर्ष में तिरंगा झंडा लेके जा रही थी, पुलिस से झगड़ा कर रही थी कि गोली नहीं चलानी चाहिए, हम झंडा फहराएंगे, और पुलिस की 3 गोलियां लगी। मुझे लगता है आज भी आप कलकत्ता में जाएंगे तो वहां पे उनका स्मारक दिखता है। कनकलता बरुआ, ये आसाम की हैं। ये भी 1942 के चले जाओ के आंदोलन में इन्हें भी पुलिस के गोली लगी और उसमें शहीद हुई। मूलमती जो है, ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो क्रांतिकारक थे, जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के साथी थे, उनकी माँ थी और अपने बेटे के पूरे क्रांतिकारक आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। और जब उनको फांसी की शिक्षा हुई, उस समय भी धीरज से उसके साथ रहने वाली ये मूलमती थी। इनके साथ लावण्य प्रभा घोष, जदोनिक, ये जिसको हम नॉर्थ ईस्ट भारत कहते हैं, वहां से थी। वलियुम्मा, लाडो रानी जुत्शी, प्रेमा कंटक जो सर्वोदय परिवार से बाद में जुड़ी हुई थी। बेगम अमन बानो, कुलसुम बेन सयानी, हमको अमीन सयानी ज्यादा पता है, लेकिन उनकी माँ के बारे में पता नहीं है, कि जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई थी। साफिया खान, सत्यभामा कुवड़ेकर, वीणा दास, मृदुला साराभाई, पद्मजा नायडू। यदि आप इनके नाम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग प्रांत से सब आई हुई दिख रही हैं। अनुसया लिमय, लीला पाटिल, काशीबाई हनवर, ताराबेन मशरूवाला, जानकी देवी बजाज की जो जमनालाल बजाज जी जो वर्धा में सेवाग्राम आश्रम होगा या गांधी जी का आंदोलन, उसके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे। गौरवम्मा रमैया, यशोधरा दासगुप्ता, शकुंतला कुर्तकोटी, नागम्मा पाटिल, अन्नपूर्णा महाराणा, उमाबाई कुंडापुर। इनकी खासियत ये है कि जो क्रांतिकारी थे, उन लोगों को पुलिस से की नजर से बचा के अपने घर में उनको रखने की का जिम्मा उन्होंने लिया था। ये चीजें बहुत ही मुश्किल थी, यानी जान की बाजी खेल के ये सब चीजें की हैं। नेल्ली सेनगुप्ता, राजकुमारी गुप्ता, नलिनी बाला देवी, चंद्रकला सैकिनी, अक्कमा चेरियन, रमा देवी, सरलाबेन, रुक्मिणी लक्ष्मीपति,
कि जिनका मैंने शुरू में उल्लेख किया कि जिन्होंने अपने पूरे जेवरात निकाल के दे दिए थे, ये सारी महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन में अपने अपने जगह पे एक तरह की लीडरशिप जिसको हम कहेंगे अच्छे मायने में वो कर रही थी। ये अभी मैंने जिनके नाम लिए ये मोटे तौर पे गांधी, नेहरू, कांग्रेस इससे जुड़ी हुई थी, उस विचारधारा से जुड़ी हुई थी। इसमें से जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जानकी अत्थी नहम्पम और लीला राय इसी विचारधारा से जुड़ी हुई थी। लेकिन जब सुभाष बाबू ने आजाद हिंद फौज बनाई तो एक विभाग उनके साथ सशस्त्र आंदोलन के लिए जो गया कि उनका जो मानना था कि इनके साथ लड़ाई करके ही हमको जीतना पड़ेगा, इन तीनों ने वहां पे उसमें बड़ी भूमिका निभाई। कल्पना दत्त, राजकुमारी गुप्ता, दुर्गा भाभी, प्रीति वड्डेदार, वीणा दास, ये सब क्रांतिकारी महिलाएं थी कि जिन्होंने बम बनाए, जिन्होंने रेलवे गाड़ियां उड़ाने के प्लान बनाए, जिन्होंने बिजली के तार काटे, कि जिनको ऐसे लग रहा था कि आंदोलन करके शांतता से जाके कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ जो ब्रिटिश सत्ता है उसको उड़ा देना पड़ेगा। उन सब में जो अगुवाई करने वाली महिलाएं थी, उनमें इन 4-5 लोगों का नाम आता है। रानी गाइडिलो ये नागा विद्रोही थी कि जो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ रही थी। उनको वो जब 16 साल की थी तभी कैद कर लिया गया था और उनको 35 साल की सजा सुनाई गई थी। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको रानी ये उपनाम दिया था और जैसे ही आजादी मिली 1946 में उनको कैद से, ब्रिटिशों की कैद से उनकी मुक्तता कराई गई। मणिपुर में आप आज भी जाएंगे तो उनका नाम बहुत आदर पूर्वक वहां पे लिया जाता है। लक्ष्मीबाई नायकवड़ी, इंदुताई पाटनकर, विमल डांग, ये सारी महिलाएं जिनको हम एक तरह से समाजवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कहते हैं, उनके साथ काम करने वाली महिलाएं थी। सातारा ये जो महाराष्ट्र का विभाग है, वहां पे नागनाथ नायकवड़ी और ये जो सारे लोग थे जिन्होंने एक प्रति सरकार, एक दूसरा सरकार वहां पे स्थानिक तैयार की थी, उसमें काम करने वाली ये सारी महिलाएं थी। इनके साथ ही आदिवासी महिलाएं जो है, सिंहभूम जो बिहार का है, वहां की जो भिल्ल आदिवासी महिलाएं थी, हमारे महाराष्ट्र के खानदेश की जो भिल्ल महिलाएं थी, इन सब लोगों ने बहुत साहस पूर्वक ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन किया है। इनके साथ उस समय एक और बड़ा योगदान रहा था कि जो अलग अलग क्षेत्र में भले वो कविता हो, वो गीत हो, वो नृत्य हो, वो दूसरी कला हो, इन सब में से जिन्होंने लोगों में चेतना जगाई, उनमें से रुक्मिणी अरुंडेल, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता हम में से काफी लोगों ने पढ़ी होगी, झांसी की रानी के बारे में, सरला देवी चौधरी, कुंतला कुमारी सबत, ये सारी महिलाएं अलग तरह से सीधे आंदोलन में नहीं थी, लेकिन उस समय, हम जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय पढ़ना लिखना, लोगों में चेतना जगाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम था। ये इतिहास बताते समय एक और पीछे की बात हमको याद रखनी चाहिए कि ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे पहले जो लड़ने के लिए उठे थे, उनमें भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके साथ में झलकारी बाई थी, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा थी, अवध की बेगम हजरत महल थी, उदा देवी थी। वहां पे भी लड़ाई करने में राजाओं के साथ जो रानियां थी, उनका भी यहाँ पे मुझे लगता है हमने आज स्मरण करना चाहिए। इस स्लाइड का मैंने एक टाइटल रखा है कि विचारधारा अलग लेकिन दिशा एक। ऐसा मैंने क्यों कहा है? जैसे कि हमने थोड़ा सा अभी यहाँ पे देखा कि किसी को लग रहा था कि अहिंसा से, शांति से हम यहाँ से अंग्रेजों को वापस भेज सकते हैं, हम गुलामगिरी खत्म कर सकते हैं। किसी को लग रहा था नहीं, आजाद हिंद सेना है, किसी को लग रहा था नहीं, बम बनाने पड़ेंगे। यानी रास्ते सबके अलग अलग थे, सब अपने तरीके सबके अलग अलग थे, लेकिन दिशा सबकी निश्चित रूप से
प्रगतिशील दिशा थी, और वो दिशा ये थी कि जो पूरा पिछड़ापन है, जो गुलामी है, जो विषमता है, जो शोषण है, उसके खिलाफ हमको एक नया समाज तैयार करना है। एक बात मैं आपसे यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि इस सब में, जिसको हम आज आरएसएस कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, उनसे जुड़ी हुई एक भी महिला इस 100-150 साल के दायरे में हमको नहीं दिखाई देती। 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ऑफिशियल स्थापना हुई, तो आप इस बात पे बाद में जरूर सोचिएगा कि किसी भी तरह के इसमें वहां की महिलाएं, उस विचारधारा की महिलाएं क्यों नहीं आई। न वो सामाजिक काम में थी, न वो राजनीतिक काम में थी, न वो गांधी जी के आंदोलन में थी, न वो किसी क्रांतिकारक आंदोलन में थी। इसका मतलब महिलाओं के प्रति जो सोच है, उसी में कुछ तो भी गड़बड़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन प्रगतिशीलता ये सब में का एक कॉमन चीज है, और इसमें आपको कहीं भी आरएसएस से जुड़ी हुई एक भी महिला का नाम नहीं दिखेगा। कई बार हम लोग ये बोलते हैं राजनीति में कि स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस था ही नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि जब आरएसएस ही नहीं था तो महिलाएं कहाँ से होंगी। लेकिन सामाजिक आंदोलन में भी कहीं महिलाएं नहीं दिखती हैं, तो इस बात पे आप निश्चित रूप से गौर कीजिएगा। अब हम चलते हैं संविधान सभा की ओर। संविधान सभा में कितने प्रतिशत महिलाएं थी, मेरे हिसाब से ये बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन जो महिलाएं थी वो इतनी दबंग थी, वो इतनी वो अनुभव लेके आई थी, उनको जमीनी हालात से पूरी तरह से वो महफूज थी, और वहां पे उन्होंने नेतृत्व किया था, और देश नया कैसा तैयार करना है इसके बारे में उनकी निश्चित सोच थी। पिछली बार भी हम लोगों ने ये फोटो देखी थी कि जिसमें सब 15 महिलाओं के फोटो नहीं है, और हम लोगों ने ये नाम भी देखे थे सब। तो मैं फिर से वो नाम यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि आपके पास स्लाइड में वो दिख रहे हैं। इन्होंने संविधान सभा में कौन सी भूमिका निभाई कि जिससे जो संविधान हमको आज दिख रहा है वो आकार लेने में इनका क्या योगदान रहा। संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य थी, उनमें खास तौर से राजकुमारी अमृत कौर, हंसाबेन मेहता, बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी और पूर्णिमा बनर्जी, इन लोगों ने बहस में बहुत ही सक्रियता दिखाई है। ये सारी की सारी, यदि आप इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो सारी की सारी अमीर खानदान से थी, पढ़े लिखे खानदानों से थी, राजकुमारी के नाम से ही आपको पता चलता है। लेकिन इन सबकी खासियत ये थी कि इन्होंने अपना जो पैतृक या जो जन्मतः मिला था उस सबको अलग से, उससे हटकर एक आम जिंदगी जीना और आम लोगों के दर्द समझना, इसमें अपनी पूरी जिंदगी दी। इसी बहस के दरमियान किसी ने अमृत कौर जी से ऐसा कहा कि भाई अब वो सर वगैरह सब नाम हम निकाल देने वाले हैं, तो ये राजकुमारी नाम आपने क्यों रखा है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि ये राजकुमारी भी आप नाम हटा दीजिए और आज के बाद मुझे अमृत कौर के नाम के साथ से ही पुकारा जाना चाहिए। हमारे संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 में हमको कुछ हक दिए हैं कि वो बराबरी के हक दिए हैं, कि जिसमें धर्म, वंश, जात, लिंग, स्थान, इससे कोई भेदभाव ना करे, ये अधिकार हमको दिया गया है। जब शुरू में ये आर्टिकल चर्चा के लिए आया तो उसमें धर्म, वंश, जात और स्थान के बारे में ही बात हुई थी। आप ख्याल में रखिए, सब स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ नेतृत्व था, इसके बावजूद एक आधी चीज कैसे पीछे रह जा सकती है। तब अमृत कौर जी ने वहां पे कहा कि आपने महिलाओं का इसमें मसला कुछ नहीं लिया है। तो फिर किसी ने पूछा कि क्या महिलाओं का क्या है, तो उन्होंने कहा लिंग के नाम पे भी जो भेदभाव होता है उसको भी संविधान में मूलभूत अधिकार के तौर पे लिया जाना चाहिए, और तब उसमें लिंग के इस चीज का
समावेश किया गया कि धर्म, वंश, जात और स्त्री पुरुष लिंग, और अब तो हम और भी उसके आगे जाके मानते हैं, या स्थान, इस पे भेदभाव नहीं होगा। इस बहस इसमें एक बात और उठी फिर कि यदि हम लिंग के नाम पे भेदभाव नहीं करेंगे तो महिलाओं को और बच्चों को के लिए यदि कुछ प्रावधान करने पड़ेंगे तो वो मूलभूत अधिकार के, मौलिक अधिकार के आड़ आएंगे। तब उस समय इन महिलाओं ने ये बताया बहस में चर्चा करने के बाद कि इसकी, जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, कि जो भेदभाव सकारात्मक किया जाता है उसका भी उसमें प्रावधान किया गया कि लिंग, इन पहले इसमें भेदभाव नहीं करना है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन उसमें एक प्रावधान ये डाला गया, यदि सकारात्मक भेदभाव सरकार करती है, कुछ अलग योजनाएं बनाती है, कुछ अलग कानून बनाती है, तो उसका भी संविधान में प्रावधान रहेगा। अमृत कौर जी और हंसाबेन मेहता ने एक और महत्वपूर्ण बात वहां चर्चा के लिए रखी थी। उनका कहना था कि विवाह ये सिर्फ दो व्यक्तियों के हामी से होना चाहिए, उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए। जात, धर्म, परिवार और समाज, इसका कोई संबंध नहीं है। दो व्यक्तियों ने आपस में हामी कर दी, वो विवाह कर सकते हैं, और इसको मूलभूत मौलिक अधिकार में लेना चाहिए, ये उनका आग्रह था। लेकिन उस समय सभी पुरुषों ने ये कहा कि भाई हमारा समाज इस बात के लिए तैयार नहीं है। समाज भी तैयार नहीं था और संविधान सभा में के सब लोग भी तैयार नहीं थे उस मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, इसलिए उस बात को सम्मति नहीं मिल पाई। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा विषय था कि विवाह के लिए धर्म जाति से परे कोई नए कानून बनाए जाने चाहिए, इस बात को मार्गदर्शक सिद्धांतों में इसका समावेश किया गया, जिसके आधार पे 1954 का विशेष विवाह कानून बनाया गया, जिसको हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं, कि जिसमें किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से बिना अपना धर्म बदले विवाह कर सकता है। उन्हीं के इस बहस में से समान नागरिक संहिता की भी बात रखी, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जिसको आज बहुत ही तोड़ मरोड़ के सामने रखा जाता है, सांप्रदायिक तरीके से सामने रखा जाता है, लेकिन अलग ढंग से उन्होंने ये बात मार्गदर्शक सिद्धांतों में ली थी। उस समय एक और चर्चा हुई थी, आरक्षण की बात चल रही थी, पीड़ित दलित समाज घटकों के आरक्षण की बात चल रही थी, आदिवासियों के बारे में बात चल रही थी। तब महिला आरक्षण के बारे में भी उस समय काफी बहस हुई, और हमको ये आश्चर्य होगा आज के समय को देखते हुए कि इन सब महिलाओं ने आरक्षण के पक्ष में अपनी राय नहीं दी। इन सब ने विरोध किया कि महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, उनका कहना ये था कि आरक्षण देने की बजाय आप परिस्थिति इतनी अनुकूल कीजिए महिलाओं के लिए कि उनको आरक्षण की जरूरत ही ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि उन परिस्थितियों तक पहुंचना संभव नहीं हुआ, इसीलिए हमको आगे जाके आरक्षण की बात करनी पड़ी। इन महिलाओं में दुर्गाबाई देशमुख जो वकील थी, जो आंध्र प्रदेश से आती थी, उन्होंने कानूनी पहलुओं के बारे में काफी योगदान किया। संविधान में जो सारी कानूनी बातें थी उसके बारे में उन्होंने काफी उसमें कंट्रीब्यूट किया। मालती चौधरी थी, वो खुद समाजवादी विचारधारा वाली थी, कि राष्ट्र की संपत्ति पे किसका हक होगा, उसका कैसा बंटवारा होगा, इस सब बारे में वो प्रतिबद्ध रही। दाक्षायणी वेलायुद्दीन और बेगम एजाज रसूल, ये अपने अपने समाज से आई हुई, अपने समुदाय से, यानी दलित और मुस्लिम समुदाय की एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी दोनों। संविधान सभा में जब धार्मिक आरक्षण की बात आई, यहाँ पे एक बताना चाहिए कि बेगम एजाज रसूल ये मुस्लिम लीग की कार्यकर्ता रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग का पाकिस्तान बनाने वाली बात उनको, उससे वो सहमत नहीं थी,
और इसीलिए जब बंटवारे की बात आई, मुस्लिम लीग यहाँ का बर्खास्त कर दिया गया, उनके सारे नेता पाकिस्तान चले गए। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में आना तय किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये रही है कि जब धार्मिक आरक्षण की बात आई कि मुसलमानों को आरक्षण दिया देना चाहिए, तो उसके विरोध में कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं देना चाहिए, इसमें लोगों के बीच में आम सहमति बनाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछड़े समूहों के अधिकारों के लिए दाक्षायणी वेलायुधन काफी सजगता से उन्होंने काम किया। ये कोची से थी। इनके बारे में एक बात यहाँ पे जरूर बताना चाहिए कि कितना अमानवीय व्यवहार हमारे समाज में होता रहा है। वो जिस समाज से, पिछड़े समाज से, समुदाय से आती थी, वहां पे एक प्रथा थी केरल में कि जिसमें दलित पिछड़े समाज की महिलाएं शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई कपड़ा, कोई वस्त्र नहीं पहनेंगी। और इतनी बेतुकी बात थी ये, इतनी अमानवीय सोच थी, लेकिन वो सालों से चली आ रही थी। दाक्षायणी वेलायुधन थी, इन्होंने उसके खिलाफ झगड़ा किया, संघर्ष किया, और वो वहां की पहली महिला थी कि जिन्होंने कहा कि मैं वस्त्र पहनने वाली हूँ, वो मेरा अपना अधिकार है, मैं समाज की इस रूढ़िग्रस्तता को मानने वाली नहीं हूँ। तो वो अपने आप में उन्होंने एक वहां पे बहुत बड़ा विद्रोह किया था। संविधान सभा में इसीलिए वो पिछड़े समूहों के अधिकारों के बारे में डॉक्टर बाबा साहब के साथ कई बार सहमति में रही हैं। पूर्णिमा बनर्जी जो उत्तर प्रदेश से आती थी, उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का बहुत पुरजोर समर्थन किया था। जमींदारों को कितना नुकसान भरपाई देनी चाहिए, उनका हम हक छीन रहे हैं क्या, इस पे बहुत बहस हुई है। तो उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो कानून बना था उसका वास्ता देकर ये वहां पे बात रखी थी कि वही जमींदारी उन्मूलन ये हमारे आंदोलन का एक, हम प्रतिबद्ध हैं उसके लिए, और ये निश्चित रूप से होना चाहिए। और इसका और आम आदमी की संपत्ति का सरकार ग्रहण कर लेगी, इस डर का कोई उसमें कोई जोड़ नहीं है। इसलिए एक तरह से पूर्णिमा बनर्जी ने उस बात को वहां पे रखा। रेणुका रॉय, इन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की बात वहां पे रखी, यानी महिलाएं, सिर्फ महिलाओं के, दलित महिलाएं सिर्फ पीड़ितों के बारे में बात नहीं कर रही थी। तो ये देश कैसे बनने वाला है, उसमें गरीबों का स्थान क्या होगा, उसमें राष्ट्रीय संपत्ति का बंटवारा क्या होगा, इस सब के बारे में वो राय रख रही थी। दुर्गाबाई देशमुख ने एक और वहां पे महत्वपूर्ण मसला उठाया था। जब संविधान सभा में बात हो रही थी तो हिंदी भाषा को लेके हिंदी भाषी जो समर्थक थे वो बहुत आक्रामक हो गए थे, और उसके खिलाफ दक्षिण में एक विरोध, एक नाराजगी तैयार होने लगी थी। और दुर्गाबाई देशमुख ने ये कहा कि हम आंदोलन का हिस्सा हैं, मैं खुद अच्छे से हिंदी बोलती हूँ, हमने दक्षिण में हिंदी का प्रचार किया है, लेकिन आप यदि इतनी आक्रामक प्रोपेगेंडा में जाएंगे तो इसमें से सहमति तैयार नहीं होगी, इसमें से झगड़ा तैयार होगा। और इसलिए उन्होंने उन समर्थकों को वहां पे वस्तुस्थिति का एहसास दिलाया। इसी बात पे अमृत कौर जी ने भी कहा कि राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या नहीं, इस पे बहुत बहस हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रभाषा क्या होगी वो हम धीरे धीरे तय कर लेंगे लोग, लेकिन उसको मौलिक अधिकार में रखने की कोई जरूरत नहीं है, और उस प्रस्ताव का उन्होंने विरोध किया था। इसी की तरह एक और बात उभर के आई थी कि हर नागरिक को हथियार रखने का अधिकार होना चाहिए। आप में से कई लोगों को पता होगा कि अमेरिका में हर नागरिक को हथियार रखने का अधिकार है। तो स्कूल में भी हम देखते हैं कि बच्चे ने पिस्तौल, बंदूक चला दी वगैरह, ऐसे खबरें हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो हर नागरिक को अधिकार है। वही बात हमारे संविधान सभा में भी चल रही थी। तब अमृत कौर जी ने कहा कि हथियार सिर्फ शिकार के लिए आप रख सकते हैं, और हम जिस अहिंसक समाज की एक सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें हमको बंधुता बढ़ानी है, भाईचारा बढ़ाना है, और हमको हथियार
रखने का अधिकार नहीं देना चाहिए। बेगम एजाज रसूल ने आखिरी में ये बात रखी थी कि हम मौलिक अधिकार हमारे नागरिकों के लिए तैयार कर रहे हैं, हम मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक तरीके से लागू किए जाने चाहिए। इसके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए कि वो देखे कि इनका सही से पालन किया जा रहा है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एक ये थोड़ी सी झलक है कि जिसमें से हम ये देख सकते हैं कि उस समय की महिलाएं सिर्फ महिलाओं की भूमिका में नहीं थी, तो एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में उन्होंने जो अनुभव लिया था और देश कैसा होना चाहिए उसके बारे में उनकी एक निश्चित सोच थी। धन्यवाद भारती जी। नहीं, अब मैं 1 मिनट, मेरा खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ है, उनका लिंक में कुछ प्रॉब्लम था। अच्छा, आप कंटिन्यू कीजिए दीदी। जी, आजादी के आंदोलन में जो सक्रिय महिलाएं थी, इन्होंने समाज को समझा था, नेतृत्व किया था। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सदियों से चार दीवारी में बंद था, वो इस वजह से राजनीतिक सामाजिक परिवेश में उसका अभिसरण हुआ। और इन्होंने सिर्फ नेतृत्व किया, इतना ही नहीं, तो 1917 में एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही। सरोजिनी नायडू जी 1925 में अध्यक्ष रही। नेल्ली सेनगुप्ता 1933 में अध्यक्ष रही। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में एक बदलाव आया। संविधान निर्मित में इन मूल्यों का समावेश किया गया। स्वतंत्रता के साथ ही हमारे देश की महिलाओं को मतदान का हक मिला। अभी हमने जो पहला गीत सुना उसमें कई महिलाओं को आपने हाथ में पोस्टर लेके देखा, पुलिस पकड़ के ले जा रहे थे और वोट राइट के लिए वो महिलाएं झगड़ा कर रही थी। कौन थी वो महिलाएं? वो इंग्लैंड की महिलाएं थी, वो अमेरिका की महिलाएं थी कि जिनको मताधिकार के लिए कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। हमारे देश के कानून की, हमारे देश के आंदोलन की, राजनीतिक आंदोलन की ये सफलता है कि हमको पहले दिन से ही भारत में महिलाओं को बराबरी का हक मिला, जिसमें मताधिकार भी था, मतदान का अधिकार भी था। महिलाओं से जुड़े प्रगतिशील कानून बनाने के लिए समाज और सरकार की एक मान्यता तैयार हो गई थी। और स्वतंत्र भारत में इनमें से कई महिलाओं ने राजनीति में रह के, जैसे अमृत कौर थी, वो भारत की पहली आरोग्य मंत्री बनी। सुचेता कृपलानी जी थी जो उत्तर प्रदेश की बाद में मुख्यमंत्री बनी। इस तरह के कईयों ने ली है, मैं उन सबका जिक्र यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ। और कई लोगों ने यह तय किया कि हम सामाजिक क्षेत्र में जाकर राष्ट्र निर्माण का कार्य करेंगे। गांधी जी ने उसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द चुना था कि रचनात्मक कार्य है वो सिर्फ सेवा का कार्य नहीं है, वो सिर्फ दया बुद्धि का काम नहीं है, तो एक सृजनशील रचनात्मक कार्य है। और इस सब वजह से हमारे देश में सशक्त महिला आंदोलन आज उभर सका है, एक सशक्त परंपरा बन गई है। एक आंदोलन का नारा है कि नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। तो इसकी जड़ें जो हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हम इतिहास इसलिए समझते हैं, इसलिए सीखते हैं, इसलिए बार बार देखते हैं कि हम वर्तमान देख सकें। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन, जैसे हम सबको आदत पड़ गई है कि हर दिन को हम एक हैप्पी डे बनाते हैं, इसलिए आज भी कई शुभकामनाएं आती हैं कि हैप्पी विमेंस डे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन के बारे में आज थोड़ी सी बात हमको करना जरूरी है कि विश्व भर की महिलाएं, जिनको अभी हमने उस गीत में बहुत अच्छे ढंग से देखा, तो ये 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि मार्केट का जमाना है, इसलिए महिला दिन के दिन आप ये लेंगे तो इसके ऊपर आपको एक ये फ्री मिलेगा, इस तरह से हास्यास्पद चीजें भी होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महिला दिन जब हम मनाते हैं तो वो एक हमारा लेखा जोखा का दिन होना चाहिए।
वैसे तो 365 दिन हम उस सोच से हमने जीना चाहिए, लेकिन 8 मार्च के दिन हमने क्या करना चाहिए, तो एक लेखा जोखा लेना चाहिए कि हमारा सफर कहाँ से शुरू हुआ था, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, और हमारी अभी अगली मंजिल कौन सी होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के थोड़े से इतिहास के बारे में मैं बताऊंगी कि ये 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं थी, मजदूर महिलाएं थी कि जिनको 12-12 घंटे वहां पे काम करना पड़ता था। यदि उसमें से कोई गर्भवती है और बच्चा होता है तो उसको छुट्टी नहीं मिलती थी, वहीं पे उसको सब करके साफ करके फिर काम में लगना पड़ता था। और घर में जो परेशानी थी वो तो थी ही, शराब, मारपीट। तो उन गारमेंट फैक्ट्री की करीबन 1,500 महिलाओं ने मोर्चा निकाला, और उसमें उनकी मांग थी कि काम के घंटे कम किए जाएं और तय किए जाएं, वेतन में सुधार किया जाए। पुलिस ने लाठियां चलाई, काफियों की हड्डियां टूटी, घर पे आके और मारपीट हुई कि तुमको ये सब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो महिलाओं के काम की जगह की स्थिति के बारे में एक पूरा जो दृश्य था वो दुनिया के सामने आया कि महिलाओं को किस तरह से काम करना है। 1910 में अमेरिका की सोशलिस्ट महिलाओं ने, एक्चुअली 1909 में चाहिए वहां पे, और 10 में दुनिया भर की महिलाओं ने एकजुटता के विचार से 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाया जाने का तय किया। तो क्यों मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन? तो जिन मजदूर महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने समानता के लिए झगड़ा किया, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। 1975 में यूनो ने, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, पूरा 1 साल महिला वर्ष के घोषित किया था, और आगे चल के उन्होंने 1975 से 85 तक इसे महिला दशक घोषित किया था। एक्चुअली मेरी जो पीढ़ी है जो आंदोलन में आई, वो ये 1975 से 85 वाले, इसमें हम लोग सब महिला आंदोलन से जुड़े। इन 10 सालों में हमारे देश में और विश्व स्तर पे कई अध्ययन किए गए, कई नीतियां बदली गई। भारत में हम कहेंगे तो सबसे बड़ी बात एक ये थी कि पहले यहाँ पे महिला सरकार में जो नीति थी उसमें महिला कल्याण की बात की जाती थी। इस अभ्यास के बाद कल्याण की जगह विकास ये संकल्पना है। कल्याण में थोड़ा सा ये भाव होता है कि आप कमजोर हैं, आपका थोड़ा सा भला होना चाहिए, हम सब मिलके थोड़ा सा आपको दे देंगे। लेकिन विकास में ये संकल्पना आई कि उसकी क्षमता है, वो कर सकती है, वो अपने वजह से वो कमजोर नहीं है, तो सामाजिक कारणों की वजह से ये कमजोरी पैदा हुई है, और उसको यदि अवसर मिलेगा तो वो अपना विकास खुद कर सकेगी। और ये संकल्पना का असर कई नीतियों में दिखता है। भारत में जो महिला आंदोलन है जिसका हमने पहले बात की थी, आजादी की, उसकी एक सशक्त पृष्ठभूमि रही है, और इसीलिए आजादी के बाद वहां पे एक स्वायत्त महिला आंदोलन रहा है। मुझे आज ऐसे याद आ रहा था कि कितने कितने मोर्चे आंदोलन, दहेज प्रथा के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, मारपीट के खिलाफ, घरेलू हिंसा के खिलाफ, काम की जगह लैंगिक शोषण के खिलाफ कितने आंदोलन हुए। संपत्ति में बेटी को अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए पुलिस स्टेशन में महिलाओं के साथ बर्ताव के लिए कौन सा नियम होना चाहिए, वहां से लेके तो निर्भया केस के बाद JS वर्मा कमेटी ने जो सारे प्रावधान किए, कितना लंबा सफर महिला आंदोलन ने तय किया है, जिसमें कानून में लोगों में जागृति आई, हक के लिए जागृति आई, समाज में जागृति लाई, कानून में बदलाव किए गए, नए कानून लाने के लिए आंदोलन किए गए। एक जब हम कहते हैं कि हमारा सफर कहाँ तक पहुंचा है, तो इस जगह तक हम लोग निश्चित रूप से पहुंच गए हैं। हमने कई हक संघर्ष के बाद हासिल किए हैं। इसमें एक बात मैं निश्चित रूप से बताना चाहूंगी कि सरकार का अनुकूलता ये भी कानून बनाने में काफी उसका हमेशा सहायता मिलती रही है। अब आगे मिलेगी कि नहीं पता नहीं।
लेकिन आज हम किस पड़ाव पे हैं? कोई भी आंदोलन, कोई भी हक एक ही सीधी लकीर में आगे आगे चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। कई बार उसको तोड़ मरोड़ के पीछे की तरफ भी ढकेला जाता है। इसलिए आज की जो आर्थिक स्थिति है, जो क्योंकि जिसको हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें हर चीज बिकाऊ है, हर व्यक्ति बिकाऊ है, उसका क्या असर हो रहा है? अभी जो राजनीतिक माहौल है, जिसमें अलग अलग चुनौतियां सामने आ रही हैं, संविधान को लेके चुनौतियां आगे आ रही हैं, संविधान में कौन से शब्द होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इनको लेके सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नागरिकता कानून जैसे संविधान विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं, और कुछ सांस्कृतिक चुनौतियां भी हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि करीबन 3 राज्यों में लव जिहाद नाम का एक कानून बन गया है, जिसके बारे में आजकल हम लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। तो एक पिछड़ापन जो रह जाता है समाज में, एक तरफ हम आधुनिक चीजों का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, लेकिन सोच का एक पैर हमारा पिछली सदी में ही बंधा हुआ रह जाता है। और उन चीजों को जब बढ़ावा देना शुरू होता है, तो हम आए दिन जो घटनाएं सुनते हैं कि घास काटने के लिए कोई तो भी लड़की जाती है, उसके साथ लैंगिक अत्याचार होके उसको मार दिया जाता है। कोई तो भी पिता उठ के बड़े शान से कहता है कि मेरी बेटी ने अंतरजातीय विवाह किया था, मैं उसका सिर काट के आ गया हूँ। ये जो पिछड़ापन फिर हावी हो रहा है कुछ हद तक, और उसको बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियां हावी हो रही हैं, ये मुझे लगता है हमारे सामने की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कुछ स्लाइड्स में यहाँ पे आपको और दिखा के 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी। समय है ना मीनाक्षी जी? बिल्कुल है, आप आराम से बोलिए। एक बात, जैसे हमने कहा, हमारा नारा है महिला आंदोलन का कि नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। उसके कुछ दृश्य मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। पिछले साल 2019 में जब नागरिकता सुधार कानून आया था, तब हमने देखा था कि देश भर में महिलाएं बड़ी संख्या में, जिसमें अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं थी, विद्यार्थिनी थी, बाकी महिला संगठन के लोग थे, प्रगतिशील पुरुष भी जिसमें थे, उन्होंने आंदोलन में अगुवाई की थी। दूसरी तरफ पिछले 3 महीनों से हम जो देख रहे हैं कि दिल्ली के आसपास कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं। वो सिर्फ टोकनिज्म कह के नहीं आ रही हैं। तो पिछले 3 महीने में मुख्य रूप से हरियाणा और पश्चिम यूपी में, पंजाब की महिलाएं तो खैर वैसे भी खुले से उनका सहभाग होता था, लेकिन पश्चिमी यूपी और हरियाणा से जिस तरह है महिलाएं उसमें आ रही हैं, वो अपने आप में एक अलग चीज है। अब तो आंदोलन यदि आप देखेंगे तो आज भी, तब से लेके आज भी आंदोलन में आप महिलाओं की संख्या निश्चित रूप से एक अहम भूमिका निभाती हुई दिख रही है। अब मैं आपको कुछ दृश्य दिखाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि किसान महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में आंदोलन में आ रही हैं, लेकिन जब हम किसान कहते हैं तो महिला किसान हमारे आंखों के सामने नहीं होती है। कर्जा किसको मिलता है, जमीन किसके नाम पे होती है, बाकी सब चीजें कौन करता है? तो अभी भी किसान को मर्द के रूप में ही देखा जाता है। जबकि आप देखेंगे तो महिला हर तरह के काम में हाथ बटाती हैं, मेहनत करती हैं। इधर आप ये वाला यदि दूसरा दृश्य देखेंगे, ये मैंने दृश्य क्यों दिखाया है कि महिला मजदूरी कर रही है, खेत में काम करती है, लेकिन उसकी एक खासियत है कि ग्रामीण महिला खास करके जब वो घर लौटती है तो वो उसकी रोजंदारी तो लेके आती है, उसको जो कुछ मेहनताना मिलता है वो साथ में लाती है, लेकिन उसके साथ वो घास थोड़ी सी काट लेती है, कहीं पे गोबर पड़ा होगा तो गोबर बटोर लेती है, कहीं सूखी लकड़ियां होगी तो सूखी लकड़ियां ले आती है। यानी हम इसको कहते हैं कि वो वैल्यू एडिशन करती है,
वो जितना कमाती है उसके साथ उसके ऊपर 4 चीजें लेके आती है कि जिसका कहीं भी मूल्यांकन नहीं होता है। दूसरा दृश्य मैं दिखा रही हूँ आपको कि सारी मेहनत कश महिलाएं हैं। एक ये दृश्य हमारे लिए, सारे दृश्य हम रोज देखते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी सहज रूप से नारी ये अबला है, नारी ये कोमल है, नारी ये कमजोर है, ये सोच बहुत ज्यादा हमारे ऊपर हावी रहती है। तो इसीलिए मुझे लगा कि आज 8 मार्च के लिए एक बार हम फिर से अपने अंदर झांक के देखें कि सचमुच में जो वास्तवता है और जो सोच है उसमें हम कहाँ अपने आप को पाते हैं। गारमेंट फैक्ट्री या कोई भी फैक्ट्री है, एक मैंने मसले के तौर पे गारमेंट फैक्ट्री बनाई है कि जहाँ पे स्किल्ड लेबर जिसको हम कहते हैं कि जो 12-12, 14, जो आप यदि बंगलोर जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, तो गांव से जत्थे के जत्थे महिलाओं के आके शहर में रहते हैं। एक अलग तरह का उनको जीवन जीना पड़ता है। वहीं पे एक जगह उनको रहने की व्यवस्था होती है, वहां पे उनका आर्थिक शोषण होता है, वहां पे कई बार उनको लैंगिक शोषण का सामना करना पड़ता है। और वो काम करने वाली महिलाएं हैं कि जो हर तरह के काम में आपको दिखती हैं। इनको समान वेतन मिलता है क्या? इनको प्रोविडेंट फंड मिलता है क्या? इनकी सुरक्षा के लिए सारे जो कानून है, जो अब तो पुरुषों के लिए यानी सारे ही मजदूरों के लिए जो कानून है उसमें सरकार बदलाव ला रही है, लेकिन उसमें भी महिलाओं तक वो कानून कई बार नहीं पहुंच पाते हैं। ये एक दृश्य है हमारी, जिसको हम आंगनवाड़ी कहते हैं या आशा वर्कर्स कहते हैं, उनका दिल्ली में मोर्चा है कि जो अभी हम लोगों ने सबने देखा कि जब कोविड की बीमारी आई तो सारी सरकारों को हड़बड़ा के आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स की याद आई। कितना वेतन मिलता है इनको, क्या सुविधा मिलती है इनको। यानी हमारे यहाँ बड़ी अजीब चीज है कि जो सिनेमा में काम करने वाला होगा या जो क्रिकेट खेलने वाला होगा उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन जो मूलभूत आरोग्य का काम करता है, जो टीचर होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो आशा वर्कर्स होती हैं, इनको समाज बहुत ही कम हिस्सा उनको मिलता है कि जो अपने घर का काम करती हैं, जो अपनी बस्ती में काम करती हैं और जो अपने हक के लिए लड़ती भी हैं। मैं आखिरी स्लाइड की तरफ आ गई हूँ कि इन सब चित्रों में से हमको संविधान की दृष्टि से यदि हम देखें या महिलाओं की नजर से हम देखने की कोशिश करें, बीजिंग में जब महिलाओं का सम्मेलन हुआ था विश्व की महिलाओं का, तो उनसे ये पूछा गया कि आपको समानता चाहिए यानी क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा हमको समानता चाहिए यानी हर चीज का आधा बंटवारा नहीं चाहिए। वो इतना खोखली चीज नहीं है कि आधा काम मैं करूं तो मैं रोटी बेलूं तो कोई रोटी सेके, इसका मतलब समानता नहीं है। समानता का मतलब महिलाओं की नजर से आप दुनिया को देखिए। महिलाओं की नजर से देखने का मतलब क्या होता है कि एखादे अंधेरी गली में से यदि रात को शाम को हम जा रहे हैं तो शायद मर्द को वहां पे ये महसूस नहीं होगा कि क्या असुरक्षितता है, महिलाओं को वहां पे कहाँ से ताना कसा गया है, कहाँ से असुरक्षितता है, ये तुरंत महसूस होती है। हम महानगरों में बसेस में घूमती हैं जब महिलाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी महिलाओं को किसी एक बहुत गंदे अनुभवों का सामना करना पड़ता है कि जब कई बार लोगों के मन में ये आता है कि अरे अब और क्या चाहिए, महिलाओं को इतना सारा तो दे दिया है, अब तो पंचायत राज में भी 50% दे दिया, और महिलाओं को क्या चाहिए। तो महिलाओं की नजर से देखिए। जैसे हम राजनीति के बारे में हमेशा ये कहते हैं कि मर्द यदि राजनीति में आता है तो उसको ये भरोसा होता है कि मेरा घर परिवार चलाने के लिए पीछे मेरे घर की महिलाएं हैं, वो बेरोक टोक पूरे समय राजनीति में जाता है। जब महिलाएं राजनीति में आती हैं, मुख्य तौर पे जब हम पंचायत राज की महिलाओं से बात करते हैं, हमारा अनुभव मैं बता रही हूँ, आपका शायद कुछ अलग भी हो सकता है, तो शुरुआत यहाँ से होती है कि घर के लोगों से पहले पूछना पड़ता है, या कई बार घर के लोग बिना पूछे ही उसका चुनाव का पर्चा भर देते हैं। वहां पे काम करना है या नहीं,
चुन के आने के बाद जो बोर्ड लगेंगे उस पे भी उस महिला का नाम होता है, उतने ही बड़े अक्षरों में उसके पति का नाम लिखना जरूरी होता है, क्योंकि उसकी पहचान होती है। हमारे यहाँ कुछ महिलाएं ऐसे भी हमको अनुभव आए हैं कि जिन्होंने अपने पति से एग्रीमेंट करा लिया कि भाई मैं यदि चुन के आऊंगी ना तो 5 साल मैं काम करूंगी, उसके बाद यदि जनरल सीट हो गई तो फिर से मैं आपको दे दूंगी। तो महिलाओं के नजर से हर चीज की तरफ देखना, कि जैसे मुझे याद है हमारे घर में कड़िया आया था और वो हमारा जो खाना बनाने का ये होता है प्लेटफॉर्म, वो बना रहा था। तो मैंने उससे कहा भैया ये ऊंचाई इतनी चाहिए। तो उसने कहा नहीं नहीं मैडम ये एक स्टैंडर्ड है। मैंने कहा ये स्टैंडर्ड किसने तय किया है? रसोई में कौन कितने घंटे रहता है? तो जो ऊंची महिला लंबी महिला होगी उसको जरा ऊंचा प्लेटफॉर्म लगेगा, जो थोड़ी सी ठिंगनी होगी उसको उसके हिसाब, ये स्टैंडर्ड आपने कैसे तय किए हैं? यहाँ से लेके तो हमारी सोच ये रहती है कि चाहे मकान हो, चाहे खेती हो, चाहे गहनों की रिसीट हो, या चाहे घर के बर्तन हो, कई बार उन पे भी घर के मर्दों का नाम लिखा होता है। तो महिलाओं के नजर से दुनिया देखना, जो उस गाने में बताया कि हम सिर्फ समानता नहीं चाहते हैं, हम विश्व शांति चाहते हैं, हम गरीबी के खिलाफ झगड़ना चाहते हैं, हम हिंसा के खिलाफ झगड़ना चाहते हैं। तो कल्याण की जगह महिलाओं के विकास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, निर्णय प्रक्रिया में उनका हक माना जाना चाहिए। पंचायत राज में भी हमको कई बार ये अनुभव आता है कि आप चुन के आ गई हैं, आप यहाँ पे बैठो रहो, हम सब निर्णय लेते हैं, आप इसके ऊपर सिग्नेचर करो या आपके घर पे भिजवा देंगे। अब माहौल कुछ हद तक बदल भी रहा है, झगड़ा भी हो रहा है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में घर में भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का कौन सी पढ़ाई करनी है, कोई चीज खरीदनी है, बेचनी है, तो इसके बारे में निर्णय प्रक्रिया में लिया जाए महिलाओं को, ये बहुत कम होता है। अवसर की समानता मिलनी चाहिए, उनके निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या पढ़ना है, उनको शादी लड़कियों को कब करनी है, आप यदि देखेंगे तो किसी भी स्कूल या कॉलेज का जब रिजल्ट आता है, नतीजे आते हैं, तो वहां पे परसेंटेज और पहले अव्वल नंबर में लड़कियां आती हैं। लेकिन ये लड़कियां बहुत आगे की पढ़ाई से पहले उनका गायब हो जाना शुरू हो जाता है। कहाँ गायब हो जाती हैं? अब बस हो गई पढ़ाई, अब शादी कर देनी चाहिए। कॉलेज में भेजेंगे किसी लड़के से, यदि प्यार मोहब्बत वाला कुछ झंझट कर बैठी तो क्या होगा, इसलिए तुरंत शादी करा दो। तो ये निर्णय का उनका सम्मान होना चाहिए। उनका आत्मसम्मान किस चीज में है, ये सोचने की बात है। महिलाओं के श्रम का मूल्यांकन होना चाहिए, हर श्रम का मूल्यांकन। कई बार ये बात उठती है कि महिलाएं जो परिवार में श्रम करती हैं उनका वो राष्ट्रीय सकल उत्पन्न जिसको हम कहते हैं, जिसको जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस उसका मैं अभी ये भूल गई, जिसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पन्न कहते हैं, उसमें महिलाओं का जो घर के श्रम है उनका मूल्यांकन होना चाहिए। क्योंकि वो घर में जो काम बाहर पैसे देके करने पड़ते हैं वो पूरा घर संभालती है, खाना पीना, कपड़ा धोना, बर्तन, बीमार लोगों का देखना, बच्चों की पढ़ाई। तो उसमें से जो बाहर नौकरी करने वाले लोग जाते हैं वो जा पाते हैं। यदि वो इस काम को नहीं करेगी तो वो होना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए महिलाओं के श्रम का मूल्यांकन किस तरह से, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको तुरंत वेतन देने की कोई बात कर रहा है, लेकिन वो श्रम है और उसका मूल्य है, ये सोच निश्चित होनी चाहिए। महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं उनका ठीक ढंग से कार्यान्वयन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कानून बहुत बन गए, अभी और कानून की जरूरत है, ऐसा महिला आंदोलन की कार्यकर्ती के हिसाब से मुझे नहीं लगता है। लेकिन उसके पुलिस होंगे, न्यायालय होंगे, इन तक वो बात ही नहीं। कई बार इसको हम जो एक शब्द कहते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन, यानी लिंग भाव दृष्टि सिखानी पड़ती है। मैं दो यहाँ पे उदाहरण देना चाहूंगी। बीच में एक महिला
न्यायमूर्ति थी, उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया, 13 साल की लड़की के साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ था। तो उन्होंने कहा कि उसके शरीर के कपड़ों के ऊपर से उसके शरीर से हाथ लगाया गया, कपड़ों के अंदर से हाथ नहीं लगाया, तो बॉडी स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ, इसलिए हम उसको उत्पीड़न नहीं कह सकते हैं। उसके बाद काफी हो हल्ला हुआ। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में वो बात उठी और कोर्ट को फिर उस फैसले पे रोक लगानी पड़ी। लेकिन उससे बढ़ के अभी दूसरी घटना ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये पूछते हैं, जिस आरोपी ने बलात्कार किया है उससे वो ये पूछते हैं कि तू शादी से उस लड़की से शादी करने के लिए यदि तैयार होगा तो तुम्हारी सजा हम माफ करने के लिए तैयार हैं। कौन सी सोच है ये, कहाँ से आई हुई सोच है ये कि इस देश का मुख्य, आज हम सारी महिला संगठनाएं पिछले 10 दिन से उसके बारे में एक मुहिम चला रही हैं कि उनको वो स्टेटमेंट भरे कोर्ट में पीछे लेना चाहिए, या उनके ऊपर उस स्टेटमेंट, आप ये संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए एक झगड़ा चल रहा है। तो स्त्री पुरुष समानता के मूल्यों का जो प्रचार है, वो सारी जो ये सरकारी यंत्रणा है, चाहे पुलिस हो चाहे सरकारी दफ्तर हो, छोटी छोटी चीजें होती हैं। शादी के बाद यदि नाम नहीं बदला है बेटी का, लड़की का, तो आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाए, कहीं नियम लिखा नहीं है, लेकिन वो बाबू जरूर अड़ जाता है कि आप पहले नाम बदल के आइए, फिर आपका रेशन कार्ड होगा, फिर आपका पासपोर्ट होगा। लड़कियों को या लड़कों को बेटा या बेटी यदि माँ का नाम लगाना चाहे तो उसके ऊपर भी पासपोर्ट या कागजात बनाते समय वो सारी जो सरकारी यंत्रणा है वो अड़ के बैठ जाती है कि नहीं नहीं, यहाँ पे पिताजी का नाम होना चाहिए, सिर्फ माँ का नाम लगा के नहीं चलेगा। जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्य में उसके बारे में जीआर निकल चुके हैं। तो ये जो स्त्री पुरुष समानता के मूल्य हैं, ये लोगों तक ले जाना। और इसमें एक बात मैं यहाँ पे निश्चित रूप से मानती हूँ कि पिछले 25-30 सालों से महिलाओं के बीच में हमने ये बात बहुत रखी है। अब हमको उल्टा लगता है, अब हमको लगता है कि लड़कों के बीच जाके ये बात रखनी चाहिए, मर्दों के बीच जाके ये बात रखनी चाहिए कि समानता का मायना क्या है, हम क्या चाहते हैं। उससे आपको असुरक्षित महसूस होने की जरूरत नहीं है। ये साथ साथ की हमारी लड़ाई है, क्योंकि इस व्यवस्था में सिर्फ महिलाओं का शोषण नहीं होता है, तो मर्द का भी शोषण होता है, उसको भी उल्टी चीजें पढ़ाई जाती हैं। भले ही कितने कठिनाई में हो, दर्द में हो, यदि वो रोएगा तो वो मर्दानगी के खिलाफ माना जाता है। सादी मानवीय भावना है कि दुख दर्द होने पे आदमी रोता है, लेकिन उसका भी हमने बंटवारा करके रखा है। यदि छोटा बच्चा किसी से पिट के आ जाएगा तो उसको माँ बाप ये जरूर कहते हैं कि अरे तू भी 2-4 लगा के आना था, पिट के कैसे आ गया। यानी उसको भी ये मर्दानगी की जो एक गलत सोच बचपन से दी जाती है, उसका असर आगे बहुत होता है। मुझे लगता है कि आज 8 मार्च के हिसाब के दिन काफी बात मैंने आप लोगों से शेयर की है, और इसीलिए ये जो गीत की आखिरी जो गीत हमने शुरू में सुना कि ले कंधों पे आधा आकाश, तो आधी आबादी हमारी है, आधा आसमान भी हमारा है, लेकिन वो हम सिर्फ हक नहीं कह रहे, हम वो कंधे पे पूरा उसका बोझ लेके, लेकिन सर को उठा के चल रहे हैं। और सिर्फ महाराष्ट्र की, सिर्फ भारत की, सिर्फ मेरे गांव की नहीं, पूरे विश्व की महिलाएं 21वीं सदी में, हम पिछली सदी से ज्यादा महिलाओं के समानता की तरफ, जेंडर इक्वालिटी की तरफ जा सके, इसलिए एक अलग दृष्टिकोण लेके हमको चलना चाहिए। इन पंक्तियों के साथ मैं मेरा आज की बात यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। फिर से मैं एक बार याद दिलाती हूँ कि आज हम जो यहाँ पे खड़े हैं, आज हम जो महिलाएं बोल पा रही हैं, लिख पा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इन सब की जो जड़ें हैं, वो जैसे महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने एक स्कूल खोल के लड़कियों के लिए एक अलग जगह तैयार की, उनको जाता है, उसी तरह से भारत के आजादी के आंदोलन में जिन जिन लोगों ने
पूरा ये सवाल लेके, ये मसला लेके विद्रोह किया, संघर्ष किया, एक एक ईंट रची और उसमें से जो संविधान का एक इमारत खड़ी की है, उन सब के वजह से आज हम यहाँ पे आए हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि जो मिला है उसका पूरा जतन किया जाए, और जिन लोगों तक अभी ये नहीं पहुंचा है उनके लिए पूरे भरसक कोशिश की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी। अब 10 मिनट का प्रश्नकाल होगा। इसके लिए मैं नंदा जी और विनीता बोरा जी को आमंत्रित करूंगी। नमस्ते भारती दी। मुझे ऐसे सवाल पूछना है कि जब 1975 से 1985 ये कार्यकाल को महिला दशक बोला गया, तो आज भी 2021 में भी महिलाओं की राजनीति में सहभागिता इतनी कम क्यों है? तो आप इसके प्रमुख कारण क्या समझती हैं? हमें प्लीज बताइए। एक यानी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है 85 के बाद से, कम नहीं हुई है। क्योंकि 1993 में जब पंचायत राज बिल आया और पूरे पंचायती राज में महिलाओं को 33% और कई राज्यों में 50%, और कई जगह खुली जगहों पे भी महिलाएं चुन के आती हैं। तो उनका एक हिसाब से उनका यदि आप पूरा प्रोफाइल देखेंगे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, हमारे एक साथी बता रहे थे कि करीबन 6,000 से 8,000 महिलाएं कह रही हैं कि हमको अभी ट्रेनिंग चाहिए। तो ये एक तरफ चित्र दिख रहा है। लेकिन दो चीजें हैं। राजनीति का ताना बाना आज बदल गया है, उसका सिर्फ महिलाओं के साथ सवाल नहीं है। कोई भी यदि आम कार्यकर्ता यदि चुनाव लड़ना चाहे तो 25 साल पहले जितना, 20 साल से पहले जितना आसान था, आज उतना आसान नहीं रहा है। राजनीति की बजाय दबंगगिरी, राजनीति के बजाय पैसा, राजनीति के बजाय जातीयता का जोड़, ये सब उसके साथ आया है। और दूसरा एक और बात है कि 1996 से विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण मिलना चाहिए, ये मांग उठती रही है। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि पंचायत राज में महिलाएं कुछ नहीं कर पाती हैं, सरपंच पति काम करता है, लेकिन यदि वो कुछ नहीं कर पाती हैं, यदि वो इतनी दुर्बल हैं, यदि वो इतनी स्टैम्प के यूज होती हैं, तो फिर विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं दे रहे हैं आरक्षण? अब बात ऐसी है कि हर राजनीति पार्टी का उसको पूरा समर्थन है। आज भाजपा के पास पूरा समर्थन है, वो कहते हैं हम महिला आरक्षण की तरफ है। कांग्रेस का तो उसको समर्थन है ही। तो महिलाओं को राजनीति में आने में कुछ अड़ंगे लगाए जाते हैं उस स्तर पे। जैसे ये कहा कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं है, सिर्फ शहर की पढ़ी लिखी बाल कटी हुई इंग्लिश बोलने वाली महिलाएं आ जाएंगी तो आरक्षण देके सब खत्म हो जाएगा। ये बात उस समय कही गई थी। और मुझे याद है कि हमारे यहाँ के सब रिपब्लिकन पार्टी की महिलाएं भी मोर्चा में जाती थी। हमने उससे पूछा कि भाई महिला आरक्षण ये क्या कहेंगे उसको, वर्टिकल आरक्षण है, यानी वो महिलाओं का आरक्षण नहीं है। दलितों के लिए जो आरक्षण है उसमें से 33% दलित महिलाओं को मिलने वाला है। ओबीसी को जो आरक्षण है उसमें से महिलाओं को मिलेगा। अब ओबीसी के लिए विधानसभा और लोकसभा में जनरल आरक्षण ही नहीं है, तो जो ओबीसी लीडरशिप ये कहती है कि बाल कटती हुई महिलाएं वहां पे आएंगी, वो लीडरशिप ये मांग क्यों नहीं उठाती है कि ओबीसी जनरल आरक्षण होना चाहिए? क्योंकि किसी भी जाति का या जनरल कैटेगरी का होगा, सबके मन में ये डर है कि मेरी कैटेगरी में से 30% महिलाओं को देना पड़ेगा और फिर मेरा क्या होगा। तो ये एक असुरक्षितता, जबकि महिलाएं उनके हिसाब से और थोड़ा हम जो कुछ देखते हैं उस हिसाब से भी इतनी सक्षम नहीं हुई है, फिर भी इस बात का
राजनीति यानी वो मेरा क्षेत्र बन गया है। वो जो हम जिसको मतदार संघ कहते हैं वो लोगों का है वो, लेकिन आज की राजनीतिक परिभाषा में वो मेरा, मेरे परिवार का या इस तरह से बन गया है। तो वो दोनों चीजें हैं उसमें, यानी ये क्या कहेंगे अंतर विरोध है कि एक तरफ महिलाएं आ रही हैं। सबसे बड़ा भाग आप देखिए उसमें कि 33% में जो ग्राम पंचायत से महिलाएं आती हैं, पंचायत समिति तक अच्छा काम करती हैं, कुछ जिला परिषद तक आ जाती हैं, लेकिन उनमें से कितनी कम महिलाओं को विधानसभा में टिकट दिया जाता है। तो या दूसरा जो हम जो सवाल लेके हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते हैं कि महिला, हर पार्टी की महिला विंग होती है, तो महिला विंग के लोगों को उसमें प्राधान्य क्यों नहीं दिया जाता है। जैसे वो एक वार्ड है समझो, वो ओपन है, वो ओबीसी हो गया और मैं वहां का लीडर हूं, तो मुझे वो मैं ओबीसी को दे ही देना पड़ता है। यदि वो एससी या एसटी हो गया तो भी दे देना पड़ता है, लेकिन यदि वो महिला हो जाता है तो फिर महिला अध्यक्ष की बजाय फिर मेरे घर की व्यक्ति जाती है। तो ये तो अभी झगड़ा है। नीता। धन्यवाद भारती जी, आपने बहुत ही सुंदर और विस्तार से अपनी भारत की वीर महिलाओं के इतिहास के बारे में, त्याग, तपस्या, बलिदान के बारे में बहुत ही प्रेरणादायी बात रखी है। उसके लिए आपका खूब खूब आभार। और भारती जी, मेरा ये सभी का ऐसा सवाल है कि जब कई बार ये हमारे मन में ये विचार आते हैं कि हकीकत में स्त्री और महिलाओं को क्या चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन महिला दिन बनाकर बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं महिलाओं को चाहिए या फिर सशक्तिकरण के नारे चाहिए। तो इस आपने कहा जैसे अभी आरक्षण भी है हमारे लिए, कानून भी काफी सारे बनाए गए हैं, तो ये सब सुविधाएं हैं, तो परिस्थिति हमारे अनुकूल कब और कैसे होगी? मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थिति प्रतिकूल है ऐसा मैं आज नहीं मानती हूँ। परिस्थिति काफी हद तक अनुकूल है, लेकिन जो मानसिकता होती है, जो सोच होती है, वो बहुत सदियों से चली आती है। और जैसे कि मैंने कहा कि उसका मर्दों पे भी गलत असर होता है, वो भी उसके शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही उसका शिकार होती हैं। तो ये मानसिकता जो होती है उससे वो बहुत क्या कहेंगे प्रदीर्घ चलने वाला वो एक संघर्ष होता है, वो मानसिकता बदलना। और दूसरा, जब राजनीति ऐसी आती है कि जिसमें दबंगगिरी को ही नेतृत्व माना जाता है, तो महिलाओं का जो हमने देखा, क्या हो गया, स्क्रीन शेअर झाला, त्यांना सांगा कौन है ते, जयंती। आप बोलिए, आप बोलते रहिए भारती जी, वो मैं फिक्स कर। ठीक। तो दो चीजों से देखना चाहिए। एक तबके तक हम लोग जरूर पहुंच, आवाज ये हो रही है। आशुतोष मैं कर रहा हूँ क्योंकि मतलब मैंने जानबूझ के वो शेयर किया। ओके। पण आवाज घुमतोय माझा। बोलू का? हाँ, अब नहीं गूंज रही। हेलो, हाँ गूंज रही है। अब ठीक है, अब आप बोल सकते हैं। आता ठीक है। मुझे दो चीजें लगती हैं कि काफी बड़े तबके तक हम लोग पहुंचे हैं, हमने हासिल किया है, लेकिन अब भी जिस सेक्शन तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, इसीलिए मैंने जो यहाँ पे कुछ दृश्य चित्र आप लोगों के साथ फोटो शेयर किए कि उस सेक्शन तक अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। वहां तक जाने का सवाल है। अभी जो शब्द आ रहे हैं, जैसे ऑनर किलिंग का शब्द आता है या लव जिहाद का शब्द आता है, या जितना पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ हम मानते हैं
उस समाज में बेटियों को पैदा ही नहीं हुआ। यानी उस दिन हमारी एक साथी बता रही थी कि जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनका मैं नाम यहाँ पे नहीं लेती हूँ, जो बहुत लाखों रुपए जहाँ पे लेके जाने पड़ते हैं, वहां पे जब अध्ययन किया गया तो वहां पे लड़के ही पैदा होते हैं, जितनी महिलाएं वहां पे एडमिट होती है उतनी। ऐसे कैसे होता है? इसका मतलब पहले कोई टेस्ट करा के जब पता चलता है कि वो गर्भ लड़के का है तो उन्हीं लोगों को वहां पे एडमिट किया जाता है, लड़की का है तो दूसरे। तो ये सारी जो मानसिकता है, और आज की राजनीति में से एक हिंसा उभर के आती है। और आज की राजनीति, जैसे मैंने कहा कि आरएसएस जैसे आजादी के आंदोलन में नहीं थी, वैसे वो महिला के आंदोलन में भी नहीं थी। इसलिए जो सोच बन के आती है वो लव जिहाद के कानून वाली सोच बन के आती है। वो एखादा ऐसे समय में देश का न्यायाधीश आसानी से ऐसे कमेंट पास करता है कि जो महिलाओं के विरोध में है। तो ये अंतर विरोध है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं देखना चाहिए। इसमें आगे जाने वाले कई रास्ते खुले हैं, लेकिन पीछे खींचने वाली भी कुछ ताकतें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो महिलाओं को क्या चाहिए? तो स्त्री पुरुष समानता की सोच, ये अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबा चढ़ने वाला झगड़ा है। विनीता? भारती जी, जैसे आपने अभी बोला कि स्त्री पुरुष की समानता, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक प्रोग्राम में गई थी, तो वहां पर स्त्री पुरुष की समानता के बात बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान दिवस था आज जैसे, तो उसके लिए मनाया जा रहा प्रोग्राम, परंतु वहां महिलाओं की स्थिति क्या थी? महिलाएं नीचे बैठी हुई थी और पुरुष चेयर्स पे बैठे हुए थे। तो आज भी वो वास्तविकता वही की वही है। थोड़ा सा कुछ चीजें जो हम बचपन से देखते आते हैं वो सिखानी पड़ती हैं। हम हमारे महाराष्ट्र में एक उदाहरण हम हमेशा अपने महिलाओं के साथ शेयर करते हैं कि नारियल का पेड़ जब लगाते हैं, आपने किसी ने लगाया होगा तो याद करके देखिए कि नारियल जब मिट्टी में रखा जाता है, वो थोड़ा भी यदि टेढ़ा रखा गया तो पेड़ पूरा टेढ़ा निकलता है आगे जाके। तो आपको रखते समय जब वो मिट्टी गीली होती है तो बच्चों को सिखाते समय बहुत सावधानी से स्त्री पुरुष समानता का संस्कार लड़के और लड़की दोनों के ऊपर करना होता है। जैसे लड़कियों को ये बोलना पड़ता है कि भाई आप लड़का यदि आपके बराबरी वाला चाहते हैं तो आप उसको, वो कितना अमीर है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके कितने घर है, इस मूल्य से मत आंको उसको। फिर आप ये देखो कि उसका स्वभाव कैसा है, वो आपके साथ रिश्ता कैसा रखता है। वैसे लड़कों को भी ये सिखाना पड़ता है कि जब नौकरी करने वाली या कमाने वाली महिला के साथ आप अपना जीवन बिताने का सोचते हैं तो ये घर दोनों की जिम्मेदारी है। तो ये सोच देनी पड़ती है। सहजता से किसी भी मीटिंग में जाएंगे हम तो कुर्सियों पे पहले सब मर्द बैठ जाते हैं और महिलाएं खुद बोलती हैं कि कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ जाएंगे, हर्ज कोई नहीं है किसी ने भी कहीं बैठने का। लेकिन ये माइंडसेट बहुत रहता है। बराबरी का दर्जा चाहिए ना। तो लेकिन बराबरी की सोच चाहिए। बराबरी का दर्जा सिर्फ कुर्सी चाहिए कि नीचे बैठना, इससे नहीं है, बराबरी की सोच आनी चाहिए। भारती जी, तो आपका ये कहना है कि हम महिलाओं को अपने विचारों या इच्छा को प्राथमिकता देनी चाहिए? हमें जो बचपन से सिखाया गया है कि थोड़ा लेट गो करना चाहिए या थोड़ा त्याग, महिलाओं को ज्यादा त्याग, तो आपका ये मानना है या इस परिस्थिति के हिसाब से कि हम महिला जो अपने विचारों को बाद में रखती है, हमें अभी अपने विचारों या इच्छा को प्राथमिकता दे के बढ़ना चाहिए आगे? तो कहीं ना कहीं ये बदलाव सामने भी दिखने लगेगा पुरुषों में। मुझे एक बात लगती है विनीता कि वो मर्द या महिला ऐसा सवाल मेरे हिसाब से नहीं है। महिलाओं के ऊपर भी बहुत पुरुषी मानसिकता का असर होता है। मैं यहाँ पे जितने मेरे साथी भाई हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ महिलाओं का कार्यक्रम नहीं है, ये आपका हमारा
की बात है। महिला, मुझे ये बताओ, महिला वही होती है, लेकिन जब बेटी की शादी होती है तो उस औरत का बर्ताव अलग होता है, जब वो बेटे की माँ बन जाती है तो उसका बर्ताव अलग होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके ऊपर भी, यानी हम जैसे मराठी में कहते हैं कि जा गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी, यानी उसकी भी जड़ें उसी पुरुष प्रधान विचार से आई हुई हैं जिससे मर्द की आई हैं। तो वो भी ऐसा ही सोचेगी, वो भी यही सोचेगी कि यदि आम है घर में, कम आम है, तो फाक काट के वो लड़के के थाली में देगी, और गुठली होगी वो खुद खाएगी या बेटी को देगी, वो भी ये सोचती है। तो सवाल इतने तक सिर्फ सीमित नहीं है, सवाल इससे आगे जाना चाहिए। आप सब राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, आप बाहर देखिए कि वेतन जहाँ पे असंगठित क्षेत्र में है, महिलाओं को कितना मिलता है, मर्दों को कितना मिलता है। महिलाओं के, जैसे मैंने कहा कि उनके श्रम का मूल्यांकन, ये महिला भी अपने श्रम का मूल्यांकन नहीं करती हैं। तो ये चीज ऐसी है कि वो कुछ चीजें सिखानी पड़ती हैं बचपन से। जैसे एक छोटी सी चीज है कि हम किसी के जन्मदिन पे जाते हैं, छोटे बच्चे के जन्मदिन पे, तो हम अक्सर क्या सोचते हैं, कौन है भाई, लड़का है कि लड़की है। अब यदि 4 साल का बच्चा है तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि भाई बच्चा है वो, भले ही बैट बॉल ले जाओ, भले ही कुछ, लेकिन हम लड़की के लिए एक बार बैट बॉल ले जाएंगे। लेकिन लड़का यदि छोटा 4 साल का बच्चा, यानी उसको लड़का कहना भी बहुत गलत चीज है, इतना छोटा बच्चा, वो यदि गुड़िया से खेलते दिख जाए तो घर में का कोई ना कोई उसको जरूर टोक देता है कि भैया तेरा वो बात नहीं है, वो प्यार, वात्सल्य, स्नेह, ये सब कॉन्ट्रैक्ट दे देना है अपने को आगे जाके। तो ये चीजें जो अच्छी हैं वो दोनों को सिखाओ, जो बुरी हैं वो दोनों ना करे। बराबरी का मतलब नहीं है कि भाई तुम शराब पियो तो मैं भी शराब पीऊं, तुम मारपीट करो तो मैं भी मार, ये बराबरी नहीं चाहिए हमको। जो मानवीय मूल्य हैं वो दोनों को बराबरी से, जो अच्छे हैं वो दोनों को सिखाए जाएं। और यदि एक सादी चीज है, आप अपने अपने एरिया में एक आरोग्य शिविर तो आप लोग सब लेते होंगे, बराबर है ना? महिलाओं में हीमोग्लोबिन कितना होता है, आप एक प्रयोग करके देखिए, 1 महीने में अपने आसपास की 40 महिलाओं को जमा कीजिए और सिर्फ हीमोग्लोबिन देखिए। अब ऐसा तो नहीं है कि परिवार के लोग उनको तंग करते हैं, उनको खाने पीने के लिए नहीं देते हैं, सब दुष्ट है, ऐसा तो नहीं है। और मर्दों का भी देखिए हीमोग्लोबिन, वही महिला खाना बताती है, हम ही सब मिलके बैठ के खाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो कहीं ना कहीं रह जाती हैं, कि जिसके बारे में यदि हम देखेंगे कि क्यों हीमोग्लोबिन कम है, तो बचा खुचा खा लेंगे, जो अच्छा है पहले वो कमाने वालों को देना है। और ये सिर्फ महिला और मर्दों में ही होता है ऐसा नहीं है। घर में यदि एक बेटा परमानेंट जॉब में जा रहा है और दूसरा यदि कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, तो घर में भी ये भेदभाव मर्दों के बीच में भी होता है। तो इसका संबंध जैसा जेंडर से है वैसा आर्थिक स्थिति से भी है इसका संबंध। यानी वो सब एक दूसरे में वो धागे फंसे हुए हैं, वो सिर्फ एक ही चीज को लेके आप नहीं जा सकते। अब जैसे बच्चों से जब हम छोटे बच्चों को नाम बोलना सिखाते हैं, छोटी छोटी चीजें, कि नाम, वो खुद का नाम बताए, पिताजी का नाम बताता है और अपना सरनेम बताता है, उसको आप ये भी सिखा दो कि भाई पूरा नाम बताते समय खुद का नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम और सरनेम, भले ही कागज में लिखो या नहीं लिखो वो अगली बात है, लेकिन मेरे अभिभावक दोनों हैं। ये सोच, छोटी छोटी सोच होती है, लेकिन इससे लड़कों में बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हम लोग एक कार्यक्रम लेते हैं लड़कों के साथ, यारी दोस्ती नाम का एक कार्यक्रम होता है सिर्फ कॉलेज गोइंग लड़कों के साथ, और उनसे बहुत खुल के बातें करते हैं कि मर्दानगी यानी क्या होता है, और सबको बड़ा मजा आता है। और कुछ महीनों के बाद वो लड़के ही कहते हैं कि अरे हम कितने फूहड़ सोच में थे कि मर्दान, क्योंकि उनके ऊपर भी ये मर्दानगी थोपी जाती है। यदि मर्द नौकरी करके कमा के, आपने देखा होगा कोविड के समय में, लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया,
जो मजदूर हमारे यूनियन में काम करते हैं, जो हमारे साथी हैं, जिनके साथ हम भरोसे से इतने दिनों से काम कर रहे हैं, वो अचानक घर जाके आक्रामक हो गए। क्यों? क्योंकि घर चलाना ये मर्द की जिम्मेदारी मानी जाती है, और यदि उसको नौकरी नहीं है तो वो स्ट्रेस वो कैसे सहन करे। ये जो सीख है कि ये बोझा भी दिया गया है ना, आप रो नहीं सकते हैं, आपको दबंग होना चाहिए, आप कहीं बचपन से पिट के नहीं आ सकते हैं, आपको नौकरी और आर्थिक स्थिति इतनी होनी ही चाहिए, ये सारे बोझे भी मर्द के ऊपर दिए गए हैं। तो ये जो पुरुषी मानसिकता है, ये दोनों का जीवन कष्टप्रद करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे साथी भाई लोग हैं वो भी सवाल ही पूछना है ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे से पूरा असहमत होने की हम सहमति रख सकते हैं। आपके अपने परिवेश में कुछ अलग आपको अनुभव होंगे, वो आप शेयर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं से ज्यादा डायलॉग वो हमारे पुरुष साथियों के साथ होना चाहिए। धन्यवाद भारती जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी को संबोधित करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवजोत जी, नंदा जी और विनीता जी, और भारती ताई को तो धन्यवाद कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो बहुत विस्तार से लेकिन बहुत सीमित समय में और बहुत ही सुलझे हुए शांत स्वभाव के साथ उन्होंने अपनी अहिंसकता के साथ पूरी प्रस्तुति की। आज महिला दिवस है और भारती जी ने उसमें जिस तरह से पुरुषों के प्रति एक पितृसत्ता ने जो असंवेदनशीलता बनाई है उसका भी जिक्र किया। क्योंकि जब हम लोग एक तरह के भेद का शिकार होते हैं तो आमतौर पर एक वंशानुक्रम वाले समाज में, जिस समाज में एक सोशल हायरार्की को संस्थागत रूप मिला है, वहां क्या होता है कि हम अपने भेदभाव को झेलते समय भी अन्य के भेदभाव के प्रति असहिष्णु हो जाते हैं, और रादर हम उसके प्रति ब्लाइंड हो जाते हैं, हमें वो दिखाई ही नहीं देता। और ये बड़ी दुविधा की बात है। तो क्या होता है कि शादी भी करनी हो तो हम ये देखते हैं कि लड़के के पास जॉब होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए? अगर लड़की कमाती है, लड़का एक बहुत अच्छा इंसान है, तो क्यों उसके पास जॉब होनी ही चाहिए? लेकिन हमारे समाज का सौष्ठव ऐसा है कि अब वो हमें ऐसे सोचने के लिए बाध्य करता है। तो भारती जी के साथ मैं तो पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मेरे साथ भी क्या हुआ है कि पिछले दिनों, मतलब आमतौर पर लोगों की विद्रोही चेतना 20-25 साल में जागृत होती है। मेरे मन में उस वक्त तो उथल पुथल जागृत हुई, लेकिन 45 के पास आते आते वो बम्बईया भाषा में कहूँ तो कुछ केमिकल लोचा हो गया और मेरे अंदर की विद्रोही चेतना जागृत हो गई। तो वो चेतना मुझे बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे प्रश्नों को मेरे सामने रखती है। तो उसमें एक बुनियादी प्रश्न ये भी उठता है कि हम जब ये जो पितृसत्ता है ये हमें किस किस तरह के पिंजरे में डालती है। उसमें सबसे बड़ा पिंजरा, और इसका क्योंकि इस कश्मकश का सामना मैंने मेरे जीवन में किया, जबकि मुझे मेरे घर में बेहद आजाद वातावरण मिला, लेकिन पितृसत्ता तो हावी थी पूरे समाज में, तो हम जीवन जीते ही हैं। तो उसने मुझ पर ऐसे ऐसे असर किए हैं कि मैं हमेशा खुद को दूसरों की नजर से देखती थी, और आज उसको मैं बहुत ईमानदारी से कबूल भी इसलिए कर पा रही हूँ कि जैसा मैंने कहा ना कि कुछ केमिकल लोचा हो गया है, तो अब मुझे किसी भी बात से असहजता नहीं होती, अपने साथियों के समक्ष मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। तो हम हमेशा लोग क्या कहेंगे से अपना मूल्यांकन करते हैं। मैंने बिंदी नहीं लगाई तो लोग क्या कहेंगे, मैंने दुपट्टा नहीं पहना तो लोग क्या कहेंगे, मैंने अगर जोर से हंस दिया तो क्या कहेंगे, मैंने अगर किसी साथी जो मेरे साथ पुरुष है जो काम करता है उसके साथ मतलब ऐसे हाथ ऐसे करके ताली बजाई तो लोग क्या कहेंगे, मैं उनके साथ एक कमरे में
बात करती हूँ और कमरा बंद है तो लोग क्या कहेंगे, मैं अगर किसी यात्रा में हूँ और हम सबको मिलकर एक ही कमरा शेयर करना है तो लोग क्या कहेंगे, जैसे बहुत सारी बातें। तो हम हमेशा अपने आप को दूसरों की नजर से देखते हैं, ऐसे मैं अपने आप को देखती थी। लेकिन कुछ सालों से मैंने अब ऐसा करना बंद कर दिया। अब मैं खुद को केवल खुद की नजर से देखती हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूँ। और उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसकी बुनियाद में कोई अहम होगा, उसकी बुनियाद में विशुद्ध प्रेम है। क्योंकि बिना निर्मलता के, गडकरी काका है सेवाग्राम में, उन्होंने एक दिन बहुत खूबसूरत बात की, सहजता में बोल गए, पता नहीं कैसे इतनी बड़ी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बिना निर्मलता के निर्भयता आ ही नहीं सकती, और वो मेरे लिए वेद वाक्य साबित हुआ। अब जब मन में कोई मलिनता ही नहीं है तो भय किस बात का, लोग कहें कुछ भी कहें। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मैं अपने को लोग क्या कहेंगे कि चश्मे से देखती हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा डिससर्विस मैं अपने साथी भाइयों के साथ भी करती हूँ। क्योंकि फिर मैंने मान लिया है कि वो मुझे एक शरीर के तौर पर देखते हैं, वो मुझे एक महिला के तौर पर, एक इंसान के तौर पर नहीं देखते, जो कि बिल्कुल गलत है। और मेरा अनुभव ये भी रहा है काम करते हुए कि वो मुझे वैसे ही उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से मैं खुद को देखती हूँ, और सच बोल रही हूँ। और इसीलिए हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बारकाइयां हैं जो कि हमें मतलब दिखाई नहीं देती। हमारी पूर्व धारणाएं ऐसी बनी हुई हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देती और हम उसे पालन करते हैं। जैसे भारती जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये पहले तो केवल बैट बॉल और डॉल तक सीमित था, अब तो मैं देखती हूँ कि कंपोस्ट बॉक्स अलग अलग मिलता है। लड़की का होगा तो कुछ पिंकिश होगा, लड़के का होगा तो उसमें स्पाइडरमैन होगा। अब मतलब हम तो नहीं चाहेंगे कि छोटा बच्चा, बालक हो या बालिका, वो स्पाइडरमैन की तरह उड़े, हाँ आजाद रहे, उस दिशा में उसकी उड़ान हो। लेकिन अब मतलब पेंसिल बॉक्स का भी जेंडर हमने बना दिया है, मार्केटिंग के वर्ल्ड ने, जिसमें कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं सो कॉल्ड, वहां पर मतलब अब इस बाजारवाद ने उसमें भी जेंडर ला दिया। तो ऐसी ऐसी छोटी चीजें हुई हैं कि वो चीजें हमें परेशान करती। निश्चित तौर पर हमें वैसी बराबरी नहीं चाहिए कि वो सिगरेट पीते हैं तो मैं भी सिगरेट पीऊं, बिल्कुल नहीं चाहिए। बल्कि हम तो चाहेंगे कि वो भी ना पी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो सिगरेट पीते हैं तो वो एक दुर्व्यसन है, लेकिन अगर महिला सिगरेट पिए तो वो उससे बढ़कर कुछ और भी है। उसके कहीं ना कहीं जो मूल उसकी नैतिकता है उस पर भी संशय किया जाता है। इस मानसिकता से तकलीफ होनी ही चाहिए। और इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो सिगरेट पिएंगे तो हम भी पिएंगे, बिल्कुल नहीं पिएंगे। लेकिन हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पर कि महिला के सिगरेट पीने को भी केवल एक दुर्व्यसन के तौर पर देखा जाए। और इसी तरह से मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहती हूँ कि जब हम लोगों की दृष्टि से खुद को देखते हैं तो क्या क्या होता है। तो इतने साल हो जाते हैं लेकिन हम बहुत सावधानी रखते हैं। अपने पुरुष साथी होंगे तो हम उनका नाम लेने के पहले थोड़ा हिचकिचाएंगे। हम उनको कभी खुलकर ये नहीं कहेंगे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। और इसके साथ हम एक टैगलाइन जरूर जोड़े, आप बिल्कुल हमारे भाई जैसे। क्यों? क्या केवल भाई जैसे होने पर ही हम किसी से प्यार कर सकते हैं? क्या हम प्यार पर शर्मिंदा कौम हैं? क्या प्यार अनैतिक है? बल्कि सच बात तो यह है कि प्यार से ज्यादा नैतिक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसी से तो इंसानियत की बरकत है। तो इन दिनों मैंने पिछले कई मीटिंग से, आरजीपीआरएस के ऑफिस बेरर्स की मीटिंग में, जिसमें ज्यादातर पुरुष साथी हैं, वो भी जल्दी दुरुस्त करना है, लेकिन ज्यादातर पुरुष साथी हैं, उनको सबको मैं कहती हूँ कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं उसमें बिल्कुल ये टैगलाइन नहीं जोड़ती कि आप लोग मेरे भाई की तरह हैं या नहीं हैं। मैं क्या अपने साथियों से प्यार नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? किसने सिखाया ये मुझे? ये मुझे इसी मानसिकता ने सिखाया जिसने मुझे प्यार पर खुश होना, गौरव करना नहीं, लज्जित होना सिखाया। और इसी वजह से फिर ट्रिपल तलाक से लेकर के लव जिहाद तक का मामला आता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि लड़कियां बेवकूफ होती हैं, उन्हें कोई बरगला सकता है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। और इसीलिए हम ऐसे जज के मुंह से ये सुन लेते हैं
कि वो कहते हैं कि बलात्कार जिसने किया है वो शादी क्यों नहीं कर लेता, बजाय इसके ये सवाल खड़े करने के कि क्या हमें आने वाले समय में बलात्कार को भी अन्य शारीरिक चोट की तरह ही नहीं देखना चाहिए। और जिस दिन तक हमने वो शुरू नहीं किया उस दिन तक उन पुरुषों को जो कि दुर्व्यवहार की मानसिकता के साथ, एक दबंगाई की मानसिकता के साथ स्त्री के शरीर को देखते हैं, उसको कभी सबक नहीं मिलेगा। बिलीव मी, हम फांसी दे देंगे, ठीक है, हो सकता है कि उससे कुछ चीजें रुकें, लेकिन मेरा विश्वास है कि जिस दिन तक ये माना जाएगा कि महिला के साथ हुआ शोषण जो है वो एक शारीरिक चोट से बढ़कर कुछ और भी था, वो उसके अपनी पहचान पर भी एक ठेस थी, वो जो झेलती है वो बहुत बड़ा सदमा, उसकी दृष्टि से मैं नहीं कह रही हूं कि उसको एक शारीरिक चोट की तरह देखना चाहिए, लेकिन मैं मानसिकता की दृष्टि से कह रही हूं कि जिस दिन तक हमने माना कि उसका, जैसे कि यौन उसकी शुचिता का खंडित होना जैसे कि उसका दोष है, जैसे कि उसके लिए कुछ बहुत बड़ा कुछ चला गया, जब तक ये मानसिकता बदलाव नहीं होगा। और उसी का काम हमारी नवीन पीढ़ी के राजनीतिक क्षेत्र के महिलाओं को, बहनों को करना है। हम सब भी जब भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो आज भी हम सब भाईचारे की बात करते, बहनापा की बात हम आज भी नहीं करते, क्योंकि वो फ्रेज ही हमने नहीं सीखा। तो उसको हमें बदलना है, तब जाकर के ये जो पूरा विमर्श है ये विमर्श बदलेगा, और जब ये विमर्श बदलेगा तो बहुत कुछ बदलेगा। और हम सब बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस विरासत के भी हैं जिसमें 1889 के कांग्रेस के अधिवेशन के, और सोचिए 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ और गठन के 4 साल के बाद जो अधिवेशन 1889 में हुआ उसमें 10 महिला प्रतिनिधि थी, जिसमें पंडिता रमाबाई थी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर की बहन स्वर्णा कुमारी देवी थी, और जिसमें डॉक्टर कादम्बिनी थी जो कि पहली महिला वक्ता भी बनी किसी भी एआईसीसी के अधिवेशन की। हालांकि उन्हें बुलाया केवल आभार प्रदर्शन के लिए गया था, लेकिन फिर भी उस जमाने में एक महिला को बुलाकर मंच देना भी एक बहुत बड़ी बात रही होगी। आज भारती दीदी ने हमारी विरासत की बात की, तो उसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि हम सब महिलाएं, हमारे लिए अगर 2 बहुत बड़े आइकॉन हैं तो वो महात्मा गांधी और बाबा साहेब दोनों हैं। महात्मा गांधी की वजह से ही, और उनके अहिंसात्मक जो रणभूमि उन्होंने तैयार की, उसको उन्होंने महिलाओं के ममता और सद्भाव के साथ उनको उसमें आने का अवसर प्रदान किया। तो दूसरी तरफ बाबा साहेब ने अगर नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया तो वो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिले इस बात पर किया। तो बाबा साहेब दलितों के आइकॉन माने जाते हैं, हालांकि वो पूरे प्रगतिशील विचार के आइकॉन हैं, लेकिन वो महिलाओं के लिए तो बहुत बड़े हीरो हैं कि उन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया। और ऐसा नहीं था कि नेहरू जी ने जो बाबा साहेब ने कहा उस काम को पूरा नहीं किया, लेकिन दोनों के बीच में इस बात का वैमनस्य मतभेद था, मनभेद नहीं था, मतभेद था कि ये एक मुश्त होना चाहिए कि टुकड़े टुकड़े में होना चाहिए। नेहरू जी ने उसको पारित जरूर किया, लेकिन एक मुश्त वो नहीं, उन्होंने नहीं किया। लेकिन इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे बाबा साहेब ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे देश का प्रतिनिधित्व स्वर्गीय इंदिरा जी ने जिस तरह से किया है, साउथ एशिया में बहुत सारी महिला नेतृत्वकर्ताएं रही हैं, लेकिन जिस तरह से इंदिरा जी ने नेतृत्व किया तो उन्होंने केवल महिलाओं के ही लिए नेतृत्व नहीं किया, उन्होंने देश के हर उस हाशिए पर खड़े वर्ग के बारे में सोचा, चाहे उनके 20 सूत्री कार्यक्रम हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, प्रिवी पर्स को समाप्त करना हो, मालगुजारी उन्मूलन हो, या उनके जितने भी अन्य काम रहे हैं, जिसके बारे में एक अलग से बातचीत हो सकती है, बहुत लंबा विमर्श हो सकता है, लेकिन वो उन्होंने एक नेतृत्व हर लिहाज से दिया और उन्होंने इसको बहुत खूबसूरती से निभाया और इस बात को हमें आगे बढ़कर करने की का अवसर प्रदान किया। और अंत में इतना ही कहूंगी कि जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं, तो दरअसल अधिकार नहीं होते जो किसी को देते हैं, हम उन अधिकारों के साथ पैदा हुए हैं। हमारे संविधान निर्माता भी उसे वैसे ही देखते थे, लेकिन एक ऐसे समाज में जिसने हजारों साल भेद को सहन किया है,
वहां पर उन अधिकारों को रीइटरेट करना, उसको वापस स्थापित करना और उनको न्यूनतम संरक्षण के तौर पर प्रदान करना बहुत जरूरी था, और इसीलिए उन्हें मौलिक हक के तौर पर दिया गया, उसको संरक्षित करने के लिए दिया गया। वरना हम हक के साथ पैदा हुए, वरना ये जो पूरी मानसिकता है जिसमें आता है कि अधिकार हमने दिए हैं, कोई नहीं देता। अधिकार के साथ ही हम पैदा हुए हैं, मुक्त होकर हम पैदा हुए हैं। हमको वो हक बना रहे, महफूज रहे, इसको सुनिश्चित करने का काम हमारे संविधान निर्माताओं ने किया, क्योंकि हजारों साल से कुछ काम ऐसे हैं जो कि केवल पुरुषों के लिए संरक्षित हैं, आरक्षित हैं, जिसमें पुरोहिताई उसमें से एक है। अब उसको चुनौतियां मिल रही हैं और आने वाले सदी में भी हमको उसको इसी तरह से चुनौती देते हुए आगे बढ़ना है, और इसको समझते हुए आगे बढ़ना है कि इसमें पुरुषों के खिलाफ ये आंदोलन नहीं, उनको साथ लेकर चलने का ये आंदोलन है। और ये जब पितृसत्ता छूटेगी तो उनको भी ये अधिकार होगा कि वो होम मेकर बन सके, उनको भी ये अधिकार होगा कि वो अपने आप को अलग अन्य कामों से, जिनको कि आज बहुत ज्यादा केवल स्त्रियों का काम कहा जाता है, और अगर वो उनका करियर चॉइस है तो वो भी उसको कर सके, और वो भी हमारे साथ आगे बढ़ने का मौका ले सकते हैं। बहुत सालों पहले स्त्री आंदोलन में मैंने ये 4 पंक्तियां सुनी थी, उसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। वो अंग्रेजी में थी तो मैं अभी अंग्रेजी में ही कह रही हूँ। I am not a big banyan tree. I am a lush green bush. The more you cut, the more I grow. बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत। धन्यवाद दीदी। अब मैं आभार व्यक्ति के लिए बालिमा कोई जी को आमंत्रित करती हूँ। बालिमा कोई जी। त्यांना अनम्यूट करा जी, जी। आशुतोष। हाँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस सेमिनार में उपस्थित मीनाक्षी मैडम और जितने भी आरजी प्रेस से जुड़े सदस्यगण हैं और हमारी महिला मित्रगण और सभी आरजी प्रेस सदस्य को मेरे ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि वे काफी संघर्ष करने के बाद भी आज ऐसे मुकाम पर खड़ी है, आज वो संघर्ष कर रही है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। मैं एक महिला होने के नाते बहुत ही गौरव महसूस करती हूँ कि आज मैंने भी बहुत संघर्ष के बाद इस मुकाम पर आई हूँ, और इसमें मेरे परिवार के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी और समाज में लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित किया। और मैं अपनी माता का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर खड़ी हूँ। और अंत में मैं सभी सदस्यगण को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सभी साथियों की ओर से मैं भारती शर्मा जी को बहुत बहुत औपचारिक धन्यवाद करती हूँ, और ये सिलसिला ऐसे ही आगे चलता रहेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। और हमारी सभी बहनों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ, डॉक्टर नवजोत जी को, विनीता जी, नंदा जी और बालेमा जी को, जिन्होंने बहुत ही सफल संचालन इस पूरे कार्यक्रम का किया। और हमारे सभी पुरुष साथियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब लोग इसमें शरीक हुए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी प्रगतिशीलता के साथ ही हम इस नए पथ पर आगे बढ़ेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत।